चलिए रिवीजन में पहले ले रहा हूँ बेटा, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, कवरेज है सेक्शन 22 टू सेक्शन 27। सेक्शन 22 इज द चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन बोलती थी 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तो रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी बिल्डिंग। कंडीशन नंबर 2, assessee must be the owner of such building. Condition number 3, such building is not used by owner in his own business or profession. तो एक इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होने के लिए सेक्शन 22 की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नंबर 1, देयर मस्ट बी बिल्डिंग। नंबर 2, assessee must be the owner of such building. नंबर 3 बेटा, such building is not used by owner in his own business or profession. एक एक कंडीशन को 1 by 1 पिक करते हैं। कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी बिल्डिंग। बिल्डिंग से रेंटल इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। अगर लैंड आपने किराए पे दी उससे रेंटल इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में केवल बिल्डिंग की रेंटल इनकम आती है। तो वैकेंट पीस ऑफ लैंड अगर किराए पे देंगे ये जाएगा इधर अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग में भी रेजिडेंशियल, बिल्डिंग में भी कमर्शियल, इट मे बी इन द नेचर ऑफ शॉप, इट मे बी इन द नेचर ऑफ गोडाउन, इट मे बी इन द नेचर ऑफ फैक्ट्री, इट मे बी इन द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, शॉप, गोडाउन, इससे अगर रेंटल इनकम है ये रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फिर मैंने पढ़ाया था बेटा, बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड रूफ ऑफ बिल्डिंग। अगर छत किराए पे देंगे या तो ये पीजीबीपी में आएगा या अंडर द हेड अदर सोर्स। और अगर बिल्डिंग की फ्रंट साइड या बैक साइड किराए पे दे दी एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए ये टैक्सेबल होगा इधर पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। एग्जांपल से एक बिल्डिंग बनी हुई है, बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, छत है। बेसमेंट किराए पे दूंगा टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर किराए पे दूंगा टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। छत किराए पे देंगे इधर पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। फ्रंट साइड या बैक साइड किराए पे दे दी इधर बेटा पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। तो ये था आपका कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी बिल्डिंग। इसके साथ मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कंपोजिट रेंट। बिल्डिंग के साथ साथ कई बार हम प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर भी किराए पे प्रोवाइड कर देते हैं, उस रेंट को बोला जाता है कंपोजिट रेंट। मैंने अपना ऑफिस किराए पे दिया बेटा, उसके साथ प्लांट एंड मशीनरी, एसी लगे हुए हैं, फर्नीचर लगा हुआ है, वो भी किराए पे दे दिया। मैंने फ्लैट किराए पे दिया, उसके साथ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर लगा हुआ है, वो भी मैंने किराए पे दे दिया। उसका इकट्ठा रेंट चार्ज कर रहा हूं, उस रेंट को हम बोलते थे कंपोजिट रेंट। तो व्हाट इज कंपोजिट रेंट? Composite rent is the rent of superstructure as well as facilities provided along with superstructure. Superstructure की फैसिलिटी हो सकती है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। चेक करो क्या ये रेंट बाइफरकेट हो सकता है या रेंट बाइफरकेट नहीं हो सकता। मैं टोटल रेंट चार्ज कर रहा हूँ 50,000, उसमें से 40,000 मैं चार्ज कर रहा हूँ सुपरस्ट्रक्चर बिल्डिंग का, 10,000 मैं चार्ज कर रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का। अगर ये अलग अलग हो सकता है तो ये सुपरस्ट्रक्चर वाला जाएगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, और जो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर मैंने किराए पे दिए इधर पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। और अगर कंपोजिट रेंट बाइफरकेट ही नहीं हो पाता, अलग अलग पता ही नहीं चल रहा कि सुपरस्ट्रक्चर का कितना है, प्लांट एंड मशीनरी का कितना है, तो लॉ सेज पूरा का पूरा रेंट उठाओ, टैक्सेबल कर दो इधर अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। तो कंडीशन नंबर 1 अपनी कंप्लीटली वाइंड अप हो गई, देयर मस्ट बी बिल्डिंग। लास्ट टाइम बिल्डिंग से रेंटल इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी, लैंड अगर किराए पे दी तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, इधर पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। बिल्डिंग में रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी आ जाएंगी, कमर्शियल बिल्डिंग भी आ जाएंगी, दुकानें भी आ जाएंगी, फैक्ट्री भी आ जाएगी, गोडाउन भी आ जाएगा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी आ जाएंगे। ये सब बिल्डिंग है, इनकम टैक्सेबल होगी हाउस प्रॉपर्टी में। पर बिल्डिंग की अगर छत
छत किराए पे देंगे, बिल्डिंग की फ्रंट साइड या बैक साइड किराए पे देंगे एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, ये हाउस प्रॉपर्टी में ना आके इधर पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्सेज। बिल्डिंग के साथ अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर दिया, इस रेंट को बोला जाता है कंपोजिट रेंट। तो व्हाट इज कंपोजिट रेंट? कंपोजिट रेंट इज द रेंट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर एज वेल एज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड along with superstructure. Facilities may be in the form of plant and machinery, it may be in the form of furniture. तो मैंने फ्लैट किराए पे दिया, उसके साथ मैंने फर्नीचर और एसी भी किराए पे दे दिया, उस रेंट को बोला जाता है कंपोजिट रेंट। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, अलग अलग करके देखो। अगर कंपोजिट रेंट अलग अलग हो पा रहा है, सुपर स्ट्रक्चर का अलग, फर्नीचर एसी का अलग, तो सुपर स्ट्रक्चर वाला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, फर्नीचर एसी वाला जाएगा इधर पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। और अगर ये बाइफरकेट ही नहीं हो पाता, सारा का सारा रेंट उठाओ, टैक्सेबल कर दो अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। अगर उसका काम ही उस चीज का है तो पीजीबीपी में, ओकेजनली करता है तो अंडर द हेड अदर सोर्स में। पहली कंडीशन कंप्लीट, देयर मस्ट बी बिल्डिंग। कंडीशन नंबर 2, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच बिल्डिंग। उस बिल्डिंग का रेंटल इनकम होनी चाहिए और असेसी उसका ओनर होना चाहिए, तो इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बिल्डिंग तो है, रेंट भी है, पर असेसी उसका ओनर नहीं है, ये हाउस प्रॉपर्टी में ना आके इधर अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ हाउस। मिस्टर एक्स ने किराए पे दे दिया वाई को, मिस्टर वाई ने आगे सबलेट कर दिया जेड को, तो मिस्टर एक्स प्रॉपर्टी का ओनर है, एक्स के हैंड में रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। वाई, उसने भी प्रॉपर्टी आगे किराए पे दी है, उसको भी किराया आ रहा है, प्रॉपर्टी से आ रहा है, पर वाई ओनर नहीं है बिल्डिंग का, इसलिए वाई के हैंड में रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ना होके इधर अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया था ओनरशिप होनी चाहिए, ओनर इंक्लूड डीम्ड ओनर। थियोरेटिकल में इकट्ठा ही निपटा रहा हूँ बेटा, मेरे क्लास में कराया था, सबसे लास्ट में कराया होगा मैंने, पर रिवाइज कर रहे हैं तो सारा इकट्ठा। ओनर इंक्लूड डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर को डिफाइन किया सेक्शन 27 में। डीम्ड ओनर लॉ की वो सिचुएशन होती है जहाँ पर आप हाउस प्रॉपर्टी के रजिस्टर्ड ओनर नहीं है, उसके बावजूद भी इनकम टैक्स आप ही को ओनर मान लेगा और इनकम आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी। टोटल 6 केसेस दे रखे हैं जहाँ पर आप डीम्ड ओनर माने जाएंगे। नंबर 1, असेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। अगर मैंने हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, तो इस केस में ऑल्दो रजिस्टर्ड ओनर मेरी वाइफ हो चुकी है, पर इनकम मेरे हैंड में टैक्सेबल होगी। हाउएवर, अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो रहे हैं, उसके कारण मुझे सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफर करनी पड़ गई, तो ट्रांसफरी शैल बी डीम्ड एज ओनर, जेन्युइन केस है। इसके अलावा अगर मैं अपनी वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा तो मैं ही उसका ओनर माना जाऊंगा, इनकम मेरे हैंड में टैक्सेबल होगी। तो 2 केस बन जाएंगे बेटा, असेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड एज ओनर। और अगर ट्रांसफर हुआ है इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, देन ट्रांसफरी शैल बी डीम्ड एज ओनर। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं अपने माइनर बच्चों के नाम हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता हूं, तो माइनर बच्चों के नाम मैंने रजिस्ट्री करवा दी, उसके बावजूद भी मैं ही उसका ओनर मान लिया जाऊंगा। मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी माइनर सन के नाम कराई, मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी माइनर डॉटर के नाम कराई, लॉसेस करते रहो, ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड एज ओनर। पर अगर माइनर मैरिड डॉटर है तो इस केस में माइनर मैरिड डॉटर शैल बी ट्रीटेड एज ओनर। तो क्रक्स, सन चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ऑलवेज ट्रांसफरर शैल बी ट्रीटेड एज ओनर। डॉटर अनमैरिड है, ट्रांसफरर शैल बी ट्रीटेड एज ओनर। माइनर डॉटर अगर बेटा मैरिड है तो माइनर डॉटर क्या मानी जाएगी, आपकी डीम्ड ओनर मानी जाएगी। हाँ, वो अलग बात है कि इनकम क्लब हो जाएगी।
माइनर मैरिड डॉटर की इनकम भी क्या होती है, पेरेंट्स के हैंड में क्लब होती है। पर अगर मैं डीम्ड ओनर की बात करूं, माइनर मैरिड डॉटर को डीम्ड ओनर माना जाएगा और बाकी केस में ट्रांसफरर को डीम्ड ओनर माना जाएगा। यहां तक का क्रक्स, स्पाउस को ट्रांसफर किया, ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड एज ओनर। आपका बेटा एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट में ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफरी शैल बी डीम्ड एज ओनर। माइनर सन को ट्रांसफर किया, ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड एज ओनर, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। माइनर डॉटर को ट्रांसफर किया, अनमैरिड है तो ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड एज ओनर, मैरिड है तो ट्रांसफरी शैल बी डीम्ड एज ओनर। हाँ, क्लबिंग में सीखोगे कि माइनर मैरिड डॉटर की इनकम भी पेरेंट्स के हैंड में क्लब होती है, उस पेरेंट के हैंड में जिसकी टोटल इनकम ज्यादा होती है। तो माइनर बच्चों के नाम अगर असेट ट्रांसफर करूंगा तो ट्रांसफरर डीम्ड ओनर होता है। मेजर बच्चों के नाम अगर असेट ट्रांसफर करूंगा तो सेक्शन 27 नहीं लगती। इसका क्या मतलब, मेजर बच्चे शैल बी ट्रीटेड एज ओनर। तो मैं अगर अपने मेजर बच्चों के नाम असेट ट्रांसफर कर दूं बेटा, मेजर बच्चे शैल बी ट्रीटेड एज ओनर, इनकम टैक्स उनके हैंड में लगेगा। माइनर बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दूं, सन है तो मेरे हैंड में इनकम टैक्स लगेगा, डॉटर है तो, अनमैरिड है तो मेरे हैंड में, मैरिड है तो डॉटर के हैंड में। ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 डीम्ड ओनरशिप का बेटा आपका पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तब माना जाता है जब उसकी रजिस्ट्री हो जाती है विद द रजिस्ट्रार ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर तभी मानी जाएगी जब उसकी रजिस्ट्री हो जाती है विद द रजिस्ट्रार ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको बोला जाता है फुल्ली परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसकी एक एक्सेप्शन है 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ आ कॉन्ट्रैक्ट। ये बोलता है अगर सेलर ने पोसेशन दे दी और बायर ने पेमेंट दे दी, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी, रजिस्ट्री ना भी हुई हो, ये मान लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट आपका परफॉर्म हो गया। बायर शैल बी ट्रीटेड एज ओनर। तो अगर मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, बायर उसका ओनर माना जाएगा। तो पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, बायर शैल बी ट्रीटेड एज ओनर। नंबर 4 था बेटा आपका मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मेंबर शैल बी ट्रीटेड एज ओनर। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक कॉन्सेप्ट होता है जहां कुछ इंडिविजुअल मिलके पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं, लैंड परचेज करते हैं, फ्लैट बनाते हैं। बेटा एक बार प्लीज आप बाहर बैठो, एक बार बच्चे इधर आ बेटा, इधर बैठ, मेक इट फास्ट, इधर आ जा। ये टाइम पास हो रहा है क्या? चलो, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं इंडिविजुअल अलग से मकान बनाऊंगा, मटेरियल महंगा पड़ेगा, लेबर महंगी पड़ेगी, ज़मीन महंगी पड़ेगी, मुझे भी हाउस बनाना है, आपको भी हाउस बनाना है, हम सब ने इकट्ठे मिलकर बना दी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पैसे इकट्ठे कर लिए, लैंड परचेज कर ली, उसके ऊपर फ्लैट बना दिए और हर मेंबर को एक एक फ्लैट क्या हो गया, अलॉट हो गया। फ्लैट का रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर मेंबर को क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर, इनकम टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ मेंबर। ये था पॉइंट नंबर 4, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मेंबर शैल बी डीम्ड एज ओनर। 5th था बेटा होल्डर ऑफ इम्पार्शिएबल एस्टेट, एक ऐसी एस्टेट जो नहीं बट पा रही है, एक ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो नहीं बट पा रही है, तो जिसके पास भी वो हाउस प्रॉपर्टी होगी वही उसका ओनर मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल दिया था बेटा एक फादर, उनके 4 सन, फादर की डेथ हो गई, चारों सन ने सारी प्रॉपर्टी आपस में इक्वली बांट ली। एक कॉमन प्रॉपर्टी है, उसमें कुल देवता का मंदिर है, फीलिंग अटैच है, ना तो बेच पा रहे हैं ना वो बट पा रही है, तो वो प्रॉपर्टी जिस भी भाई के पास होगी या थर्ड पर्सन के पास होगी वही उसका क्या मान लिया जाएगा,
इनकम टैक्स की नज़रों में ओनर मान लिया जाएगा, इनकम टैक्स हम उससे रिकवर करेंगे। तो इम्पार्शिएबल एस्टेट होल्डर शैल बी डीम्ड एज ओनर। और छठा और लास्ट था बेटा, अगर बिल्डिंग 12 साल या उससे ज़्यादा के लिए लीज पे दी है तो लेसर तो ओनर है ही, लेसी भी इसका डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। लो मान के चल रहा है 12 साल की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब वो चाहे ईयर टू ईयर बेसिस पे हुआ हो, चाहे इकट्ठा 12 साल की लीज दे दी हो बेटा, आपका अगर लीज ड्यूरेशन 12 साल या उससे ज़्यादा है, लेसी भी प्रॉपर्टी का ओनर मान लिया जाएगा। तो ये टोटल 6 केसेस हैं जहां पर आप डीम्ड ओनर माने जाएंगे। जल्दी से हेडिंग बोलो और खत्म करो। सबसे पहला, अगर मैं स्पाउस को ट्रांसफर करूंगा विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड एज ओनर। और अगर बेटा इन एग्रीमेंट टू परसुएंस ऑफ लिव अपार्ट है, ट्रांसफरी शैल बी डीम्ड एज ओनर। माइनर बच्चों के नाम अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, माइनर सन चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड एज ओनर। माइनर डॉटर मैरिड है तो माइनर डॉटर आपकी डीम्ड ओनर मानी जाएगी, अनमैरिड है ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड एज ओनर। इम्पार्शिएबल एस्टेट के केस में होल्डर शैल बी डीम्ड एज ओनर। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे बायर शैल बी डीम्ड एज ओनर। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में मेंबर शैल बी डीम्ड एज ओनर। और अगर 12 साल या उससे ज़्यादा के लिए हाउस प्रॉपर्टी लीज पे ली है तो लेसी भी प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। तो चार्जिंग सेक्शन की पहली कंडीशन वाइंड अप हुई, देयर मस्ट बी बिल्डिंग। सेकंड कंडीशन वाइंड अप हो गई बेटा, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच बिल्डिंग, ओनर इंक्लूड डीम्ड ओनर। और तीसरी कंडीशन थी, ओनर इस बिल्डिंग को अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज नहीं करेगा, क्योंकि अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज करेगा तो डेप्रिसिएशन मिलेगा एट द रेट ऑफ 10%। पीजीबीपी पढ़े बैठे हैं। ओनर अपने बिजनेस में यूज नहीं करेगा, टीनेंट इसको कहीं मर्जी यूज करे, टीनेंट चाहे रहे, टीनेंट चाहे बिजनेस में यूज करे। रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। ओनर खुद रहेगा तो हाउस प्रॉपर्टी में, ओनर अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज करेगा तो ये हाउस प्रॉपर्टी में ना आके पीजीबीपी में जाएगा और उस पर भी डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। एक बिल्डिंग के 4 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर पे असेसी खुद रहता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। फर्स्ट फ्लोर अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, पीजीबीपी में जाएगी। सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर उसने लेट आउट कर रखे हैं, तो लेट आउट वाले फ्लोर हमेशा किस में आएंगे बेटा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएंगे। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। देयर मस्ट बी बिल्डिंग, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच बिल्डिंग एंड सच बिल्डिंग इज नॉट यूज्ड बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड। रेंटल इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अमेंडमेंट थी बेटा इसमें, फाइनेंस एक्ट 2023 से अगर काम ही प्रॉपर्टी लेट आउट करना हो तो इनकम कहां पर जाए, अगर काम ही प्रॉपर्टी लेट आउट करना हो तो इनकम कहां पर जाए, हाउस प्रॉपर्टी में जाए या आपकी पीजीबीपी में जाए। डायग्राम बना लेना, अमेंडेड है ये। अगर लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इज द बिजनेस ऑफ असेसी, कौन सा हाउस, रेजिडेंशियल। Letting out of residential house is the business of assessee, taxable under the head house property. Although let out करना बिजनेस है, उसके बावजूद भी कहाँ जाएगा बेटा, ये हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। Letting out of commercial house, letting out of commercial house is the business of assessee, तो ये जाता है बेटा आपका पीजीबीपी। फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल है बेटा आपके एग्जाम के लिए, सितंबर 25 एंड ऑनवर्ड जो भी एग्जाम है ये कॉन्सेप्ट है। अगर किराए पे देना ही बिजनेस है तो चेक करो किराए पे क्या चीज़ दी जा रही है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल दी जा रही है ऑलवेज अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, चाहे किराए पे देना बिजनेस ही क्यों ना हो। कमर्शियल दी जा रही है, किराए पे देना बिजनेस है तो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी।
और अगर याद आ रहा हो बेटा, प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, कोई सी भी प्रॉपर्टी, चाहे रेजिडेंशियल चाहे कमर्शियल, रेंटल इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर किसी का काम हाउस प्रॉपर्टी खरीदना बेचना है, हाउस प्रॉपर्टी उसकी बैलेंस शीट में एज ए स्टॉक इन ट्रेड नज़र आती है, तो अगर उससे कुछ रेंटल इनकम कमा रहा है, वो इनकम हमेशा किस में आएगी? हाउस प्रॉपर्टी। तो ये 2 पॉइंट याद कर लो, एक ये वाला और एक ये वाला। कोई भी प्रॉपर्टी वेदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल, इफ इट इज हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, तो रेंटल इनकम शैल ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसके अलावा बेटा अगर लेट आउट करना आपका बिजनेस है तो चेक करो, रेजिडेंशियल हाउस आपने लेट आउट किया या कमर्शियल हाउस आपने लेट आउट किया। रेजिडेंशियल हाउस लेट आउट किया तो बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कमर्शियल हाउस लेट आउट करना आपका बिजनेस है तो ट्रीटेड अंडर द हेड पीजीबीपी। क्लियर? तो चार्जिंग सेक्शन अपनी वाइंड अप हो गई बेटा। देयर मस्ट, ये फाइनेंस एक्ट 24 था, सॉरी 23 नहीं, सॉरी 24 की अमेंडमेंट थी। तो तीनों कंडीशन वाइंड अप बेटा। देयर मस्ट बी बिल्डिंग, assessee must be the owner of such building, such building is not used by owner in his own business or profession। अगर सारे पॉइंट सेटिस्फाइड हैं तो रेंटल इनकम शैल ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। वट इफ अगर एसएससी का काम ही किराया कमाना हो तो 2 केस बनाना। केस 1, इफ द प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, रेंटल इनकम ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, बस पैसे किराए पे दे रहा है पर स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, फिक्स सेट है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, तो चेक करो रेजिडेंशियल हाउस है कमर्शियल हाउस है। रेजिडेंशियल हाउस का बिजनेस है तो बेटा हाउस प्रॉपर्टी में, कमर्शियल हाउस किराए पे देना बिजनेस है तो पीजीबीपी। ठीक है जी, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद लिया था हाउ टू कंप्यूट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फॉर्मेट तेजी से बनवाओ। लो क्या बोलता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालो। पढ़ने लायक ये कैसे निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू? का माइनस करते हैं बेटा इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस, दूसरा नाम प्रॉपर्टी टैक्सेस, तीसरा नाम सीवरेज टैक्स, कुछ भी बोल दो, पेड बाय ओनर। पेड बेसिस पे डिडक्शन है, पेबल बेसिस पे डिडक्शन नहीं है। क्या निकल के आता था? नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से लेस करते थे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। किसका? एनएवी का। बी, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस, ये निकालते थे। फिर याद आ रहा हो इसमें ऐड क्या करते थे? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, याद आ रहा है ना फॉर्मेट में। और 70% टैक्सेबल होती थी रिकवरी, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी। और एक चीज और ऐड करते थे, बोलो, रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट। ये भी 70% टैक्सेबल होता था, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी। ऐड करने के बाद आती थी बेटा आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर। म्यूनिसिपल टैक्सेस भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस भी बोलते हैं, सीवरेज टैक्स भी बोलते हैं। नेट एनुअल वैल्यू आ जाता है बेटा, उसमें से 2 डिडक्शन माइनस करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस। आपका बेटा इनकम आ जाती थी, उसमें 2 ऐड करते थे, ऐड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, दूसरा ऐड बेटा रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट। तो फाइनली आ जाता था, पॉजिटिव है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेगेटिव है तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसी पैटर्न में मैं रिवाइज करा देता हूं, इसको अपनी तरफ से वर्किंग नोट 1 का नाम दे रहा हूं, रिवीजन ऐसे करा दूंगा ना, इसको वर्किंग नोट 2, इसको वर्किंग नोट 3, इसको वर्किंग नोट 4, इसको वर्किंग नोट 5, ये वर्किंग नोट 6, ये वर्किंग नोट 7, सारा रिवाइज हो जाएगा। तो व्हाट इज वर्किंग नोट 1, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। वर्किंग नोट 2 आपका बेटा म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। वर्किंग नोट 3 आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। वर्किंग नोट 4 स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। वर्किंग नोट 5 इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस। वर्किंग नोट 6 रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। वर्किंग नोट 7 रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट। बस ये निकल के आ जाए, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा 2 कॉन्सेप्ट बच जाएंगे, एक बच जाएगा को ओनर और एक अनरियलाइज रेंट होना, वो अलग से समझा दूंगा। ठीक है, तो एक एक चीज रिवाइज करते हैं। नोट्स आपके सामने है, दोबारा मत लिखना। हाउ टू कंप्यूट GAV। 4 केसेस बनाए थे। केस 1 थ्योरेटिकल बोलो, व्हेन प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द होल ईयर। केस 2 पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वैकेंट, याद आ रहा है। केस 3 पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड। केस 4 थ्रू आउट द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड। चारों आप लिखना मत बेटा, आपके पास नोट्स हैं, सामने रखो बस। पार्ट A क्या था, प्रॉपर्टी लेट आउट, प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द होल ईयर। सीधा करेक्ट फॉर्म में बोलो। सबसे पहले क्या लिखते थे, म्यूनिसिपल वैल्यू। नंबर 2 फेयर रेंटल वैल्यू। इन दोनों वैल्यू का क्या लेते थे, हायर। इसको कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड रेंट से, इसका क्या लेते थे, लोअर। ये जो हायर और लोअर करके निकल के आता था, इसको हम क्या बोलते थे, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करते थे, एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर इज द GAV। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए लेट आउट है, म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे साल की, फेयर रेंटल वैल्यू पूरे साल का, स्टैंडर्ड रेंट पूरे साल का, एक्चुअल रेंट पूरे साल का, तो सबसे पहला काम एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। क्या होता था एक्सपेक्टेड रेंट बेटा, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू इनका हायर। जो हायर निकल के आए उसको कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर इज द एक्सपेक्टेड रेंट। कंपेयर कर दो एक्चुअल रेंट से एक्सपेक्टेड रेंट को, विच एवर इज हायर इज द GAV। केवल 1 या 2 केस करके देख लो और मुझे आंसर दो, लिखना कुछ मत बेटा। म्यूनिसिपल वैल्यू 5 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 6 लाख, स्टैंडर्ड रेंट प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल ही नहीं है, एक्चुअल रेंट 9 लाख। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालो, 5 और 6 विच एवर इज हायर। स्टैंडर्ड रेंट तो है ही नहीं ना बेटा, तो 5 और 6 विच एवर इज हायर 6 लाख। तो GAV 6 लाख और एक्चुअल रेंट 9 लाख, विच एवर इज हायर इज द GAV। अगला केस, म्यूनिसिपल वैल्यू 10 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 9 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 6 लाख, 12 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट बोलो बेटा, 10 और 9 विच एवर इज हायर, 10 लाख, 10 लाख और 6 लाख, विच एवर इज लेस 6 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट 6 लाख, एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो 6 लाख और 12 लाख, विच एवर इज हायर, कितना आ जाएगा बेटा, 12 लाख। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। तो केस 1 अपना वाइंड अप हो गया। पार्ट 1 व्हेन प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द होल ईयर। आंसर होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। क्या होता है म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, कुछ नहीं, बस नाम याद कर लो। ठीक
ठीक है ना, बाकी तो मैं समझा ही चुका था क्लास में बेटा। तो ये तो केस 1, प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द होल ईयर। मुद्दे की बात थी, बढ़िया केस था। पार्ट बी क्या था? पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वैकेंट। एग्जाम में ज़्यादा ये आने की पॉसिबिलिटी होती है। नोट्स अपने सामने रखना बेटा। इस केस में म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे साल की, फेयर रेंटल वैल्यू पूरे साल का, स्टैंडर्ड रेंट पूरे साल का, यानी कि इसको कंपेयर करके क्या आता था? एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का। याद आ रहा है? एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का लेते थे। एक्चुअल रेंट कितने टाइम का लेते थे? रिवाइज कराओ बेटा। एक्चुअल टाइम पीरियड का। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का, एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का। इन दोनों को कंपेयर करते थे। या तो एक्चुअल रेंट ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड रेंट से, या एक्चुअल रेंट कम होगा एक्सपेक्टेड रेंट से। अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, वैकेंसी के बावजूद भी ज़्यादा है, तो एक्चुअल रेंट इज जीएवी। अगर एक्चुअल रेंट कम है, कम का कारण पता लगाओ। क्या प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई थी इसलिए खाली है, इसलिए कम है? ओइंग टू वैकेंसी। तो ये जेन्युइन केस माना जाता था। एक्चुअल रेंट इज जीएवी। और अगर प्रॉपर्टी अदर देन वैकेंसी, एक्चुअल रेंट वैकेंसी के अलावा वैसे ही कम है, मेलाफाइड केस, लैंडलॉर्ड टेनेंट मिलके कम दिखा रहे हैं, तो इस केस में क्या होता था बेटा? एक्सपेक्टेड रेंट इज जीएवी। स्पीड तेज तो नहीं है ना, सिंपल सा था। दोबारा बोलो, केस बताओ। पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वैकेंट। कुछ टाइम के लिए किराए पे, कुछ टाइम के लिए खाली। एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा पूरे साल का, एक्चुअल रेंट हमेशा एक्चुअल टाइम पीरियड का। कंपेयर कर दो बेटा। अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, वैकेंसी के बावजूद भी ज़्यादा है, तो एक्चुअल रेंट इज द जीएवी। अगर एक्चुअल रेंट कम है तो कम का कारण पता लगाओ। कारण बेटा अगर वैकेंसी है तो एक्चुअल रेंट इज द जीएवी। अदर देन वैकेंसी मेलाफाइड केस है, लैंडलॉर्ड टेनेंट मिलके ही कम दिखा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड रेंट इज द जीएवी। एग्जाम्पल से लेते हैं, जल्दी से लिखना मत, सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं। लेट आउट पीरियड आपका 7 महीने, तो वैकेंसी पीरियड 5 महीने। 7 महीने किराए पे है, 5 महीने प्रॉपर्टी खाली है। म्यूनिसिपल वैल्यू 10 लाख पर एनम, फेयर रेंटल वैल्यू 12 लाख पर एनम। ठीक है जी। इसके बाद आपका स्टैंडर्ड रेंट 8 लाख पर एनम, एक्चुअल रेंट 1.5 लाख रुपए महीना। एक्चुअल रेंट 1.5 लाख रुपए महीना। तो सबसे पहले क्या लेंगे बेटा हम? बोलो। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का। 10 और 12 विच एवर इज हायर, 12। 12 और 8 विच एवर इज लेस, 8। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया बेटा? 8 लाख। एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का 1.5 लाख इंटू 7, 10.5 लाख। तो एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है। ऐसे ही खुद ही कह रहा है 10.5 लाख, तो लॉसेज हमें क्या दिक्कत है? तो इस केस में क्या हो जाएगी? जीएवी 10.5 लाख। इस केस में जीएवी 10.5 लाख। कंफर्टेबल? अनदर एग्जाम्पल मान लेते हैं, लेट आउट पीरियड 9 महीने, तो वैकेंसी पीरियड 3 महीने। फेयर रेंट म्यूनिसिपल वैल्यू 18 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 24 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 16 लाख, एक्चुअल रेंट 1 लाख रुपए महीना। तो क्या सिखाया था भाई? सबसे पहले क्या निकाल लो? एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा?
18 और 24 विच एवर इज हायर, 24, 24 और 16 विच एवर इज लेस, 16 लाख। ठीक, इधर आओ, आपका एक्चुअल रेंट देखो कितना है, बोलो। 1 लाख रुपए महीना, कितने महीने के हिसाब से लेट आउट, 9 महीने, 9 लाख। अब एक्चुअल रेंट क्या है बेटा, कम है, तो कम का कारण पता लगाओ। कैसे सिखाया था, साइड में कैलकुलेशन करके देखो। अगर ये पूरे साल लेट आउट होता, ये प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट होती, तो भी कितना किराया कमा पाती, 12 लाख, तो भी एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। अगर प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट होती तो भी ये किराया कमा पाती केवल 12 लाख, उसके बावजूद भी ये किससे कम आ रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है। तो कम का कारण वैकेंसी नहीं है, क्योंकि हमने पूरे साल भी लेट आउट करके देख लिया तो भी ये 12 कमा रहा था। तो कम का कारण क्या है, अदर देन वैकेंसी। अदर देन वैकेंसी होता है तो जीएवी, एक्सपेक्टेड रेंट। अदर देन वैकेंसी में एक्सपेक्टेड रेंट इज द GAV। समझ आ रहा है ना। तो ये हो गया बेटा अपना सेकंड केस। पहला केस मैंने ले लिया जहाँ एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, दूसरा मैंने बना दिया एक्चुअल रेंट कम है और कम का कारण अदर देन वैकेंसी है। एक ले लेते हैं, कम का कारण वैकेंसी है। लेट आउट पीरियड 8 महीने, तो वैकेंसी पीरियड 4 महीने। म्युनिसिपल वैल्यू आपकी बेटा 7 लाख। फेयर रेंटल वैल्यू आपकी 8 लाख। स्टैंडर्ड रेंट आपका बेटा 5 लाख। एक्चुअल रेंट 50,000 रुपये महीना। ये पूरे साल का है। ठीक है जी, बोलो एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का 7 और 8 विच एवर इज हायर 8, 8 और 5 विच एवर इज लेस 5 लाख। एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का, तो 50,000 इंटू 8 कितना, 4 लाख। अब एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, कम का कारण पता लगाओ। साइड में हमने कैलकुलेशन करके देखा, अगर ये पूरे साल लेट आउट होता तो ये कितना कमा लेता, 6 लाख। ये प्रॉपर्टी अगर पूरे साल लेट आउट होती तो ये कितना कमा लेती बेटा, 6 लाख। और वो 6 लाख इससे ज़्यादा होता, पर 6 कमा नहीं पाई, कमाया कितना है, 4। ये 2 लाख कम क्यों हुआ, ये 2 लाख कम क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 महीने खाली थी। तो जेन्युइन केस है, जेन्युइन केस है तो एक्चुअल रेंट इज द GAV। ठीक, वाइंड अप हो गया अपना पार्ट बी। प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वैकेंट। रिवाइज कराओ जल्दी से। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का, एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का, कंपेयर करो। अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो एक्चुअल रेंट इज द GAV। एक्चुअल रेंट कम है, कम का कारण पता लगाओ। अगर वैकेंसी के कारण कम है तो एक्चुअल रेंट इज द GAV। अदर देन वैकेंसी मेलाफाइड केस है बेटा, तो एक्सपेक्टेड रेंट इज द GAV। ये था अपना पार्ट बी। पार्ट सी क्या था, हेडिंग बोलो ऑनलाइन वालों, बेटा समझ में आ रहा है। पार्ट सी क्या था, व्हेन पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड। बड़ा सिंपल था बेटा। ये क्या बोलते थे इस केस में, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का, एक्चुअल रेंट बोलो एक्चुअल टाइम पीरियड का, विच एवर इज हायर इज द GAV। कुछ देखना ही नहीं था, दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपका GAV निकल के आएगा। ये था पार्ट सी।
तीनों पार्ट बोलो, हेडिंग बोलो केवल। पार्ट ए, लेट आउट थ्रू आउट द होल ईयर। पार्ट बी, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वैकेंट। पार्ट सी, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ऑनर। पार्ट डी, थ्रू आउट द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड। थ्रू आउट द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ओनर। इस केस में लोन ने क्या बोला था बेटा? एनएवी नील। इसको रिवाइज करा देता हूं एक बार पूरा, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले को। लो कहता है अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी ली है, उसमें आप खुद रहते हैं, हम उस प्रॉपर्टी की एनएवी क्या कर देंगे? नील कर देंगे। एनएवी नील हो जाएगी तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड की कोई डिडक्शन ही नहीं मिलेगी, क्योंकि एनएवी ही नील है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% नहीं मिलेगा। हाँ, इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा बेटा, और वो इंटरेस्ट सारा का सारा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करना चाहती है आप कब तक किराए के मकान में रहेंगे, आप अपना हाउस क्या कर लो? परचेज कर लो। हम आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, अपना हाउस परचेज करो, उसमें रहो। हम उस हाउस की एनएवी क्या कर देंगे? नील कर देंगे। उसमें इंटरेस्ट जो भी आप पे करोगे उसकी डिडक्शन दे देंगे। वो इंटरेस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप अपनी बाकी इनकम से क्या कर सकते हो? इसको सेट ऑफ कर सकते हो। ये तो कॉन्सेप्ट था बेटा। अब थ्योरेटिकल लॉ पे आ जाओ। क्या है? एनएवी क्या होती है बेटा? नील होती है। पहले एक हाउस की एनएवी नील होती थी, आज के टाइम 2 हाउसेस की एनएवी क्या होती है? नील होती है। अगर एसएससी के पास 2 हाउसेस हैं तो उन दोनों हाउसेस की एनएवी क्या हो जाएगी बेटा? नील होगी। इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, उसके ऊपर भी क्या लगी हुई है? अपर कैप। इंटरेस्ट की डिडक्शन है, उसके ऊपर अपर कैप लगी हुई है। अपर कैप बताएं कितने की है बेटा? अगर 1/4/1999 या उसके बाद लोन लिया है, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो मैक्सिमम 2 लाख का इंटरेस्ट अलाउड होगा। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मिस हो गई या तीनों कंडीशन मिस हो गई तो मैक्सिमम 30,000 का इंटरेस्ट अलाउड होगा। दोबारा बोलो, 2 लाख कब है बेटा? Loan is taken on or after 1st April 99. Loan is taken for acquisition or construction of house property. Such acquisition or construction must be completed within 5 years. ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड हैं, मैक्सिमम 2 लाख तक का इंटरेस्ट अलाउड होगा। एक भी पॉइंट मिस हुआ, तीनों पॉइंट मिस हुए, 30,000 तक का इंटरेस्ट अलाउड होगा। एग्जाम्पल रिपेयर, इन तीनों कंडीशन में कहीं नहीं आ रहा। अगर रिपेयर के लिए लोन लेंगे तो मैक्सिमम 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। 99 से पहले बेटा अगर लोन लेंगे 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। 99 के बाद अगर लोन लेंगे एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए, पर 5 साल के अंदर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती, क्या आंसर होगा बेटा? 30,000 तक की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी। और 2 हाउसेस की मिला के एनएवी क्या मानी जाएगी? नील। और दोनों हाउसेस के ऊपर मिला के अपर कैप 2 लाख या 30,000 एज द केस में भी 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट कभी भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं इंटरेस्ट को लेके। लेट आउट प्रॉपर्टी हो, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी हो, इंटरेस्ट के ऊपर अपर कैप नहीं है, सारा इंटरेस्ट अलाउड होता है। किसमें? लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, सारा इंटरेस्ट अलाउड होता है। अपर कैप किसके ऊपर है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसकी एनएवी नील होती है। 2 प्रॉपर्टी की एनएवी नील, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, और दोनों को मिला के मैक्सिमम कितने की डिडक्शन है बेटा? 2 लाख की डिडक्शन है। एक एग्जांपल लिखना चाहो लिख लेना, मुझे इंटरेस्ट के रिगार्डिंग डिडक्शन बताना। HP1 HP2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है? अगर लिख रहे हो तो हाथ जल्दी चलाना। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, HP1 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, HP2 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इसकी एनएवी क्या होगी बेटा? नील। इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट है 40,000 रिपेयर के लिए, इसका इंटरेस्ट है 2.5 लाख कंस्ट्रक्शन के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड है दोनों, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट बताओ कितना अलाउड होगा? सामने स्क्रीन पे देखो, HP1 मैक्सिमम कितना?
रिपेयर 30,000 से ज़्यादा अलाउड ही नहीं है। HP2 2 लाख। और मज़े की बात है ये दोनों भी मिला के मैक्सिमम 2 लाख। समझ आया? तो पहले तो रिपेयर पे अपर कैप है 30,000 की, फिर कंस्ट्रक्शन पे अपर कैप है बेटा 2 लाख की, और मजे की बात है दोनों को मिला के अपर कैप कितने की है? 2 लाख। और एग्जांपल लो, इंटरेस्ट 25,000 रुपये रिपेयर, 2,10,000 कंस्ट्रक्शन। आंसर दो जल्दी जल्दी। तो HP1 क्या होगा भाई? पूरा 25 अलाउड। HP2 2,10 अलाउड नहीं है, कितना? 2 बन रहा है 2,25 पर मैक्सिमम कितना अलाउड होगा? 2 लाख। समझ आ रहा है? उसके बाद इंटरेस्ट, ये मान लो बेटा 10,000 रिपेयर के लिए, ये मान लो 1,70,000 कंस्ट्रक्शन के लिए। और मैं जब भी बोल रहा हूँ ना कंस्ट्रक्शन 99 के बाद लिया है, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट हो गया। तो जरा पहले अलग अलग बताओ। HP1 10 है तो 10 अलाउड, HP2 1,70, तो दोनों का मिला के 2 लाख। बनी 1,80 रहा है तो 1,80 अलाउड होगा। आई थिंक आ गया होगा समझ में। चलो वापसी आओ। 2 हाउसेज जो असेसी ने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखे हैं, दोनों की मिला के NAV नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक नील। हाँ, असेसी को इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, उसके ऊपर भी अपर कैप लगी हुई है। रिपेयर के लिए अपर कैप है 30,000 की, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए अपर कैप है 2 लाख की। और मजे की बात है टोटल 2,30,000 अलाउड नहीं होंगे, मैक्सिमम कितना अलाउड होगा बेटा? 2 लाख अलाउड होगा। और ये भी अलाउड तब होगा जब असेसी ओल्ड टैक्स रिजीम में है, न्यू टैक्स रिजीम में ये भी अलाउड नहीं होगा। अब रिवाइज कर रहे हो, मैं सब कुछ इकट्ठा कर रहा हूं बेटा। ओल्ड टैक्स रिजीम में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में इंटरेस्ट भी अलाउड नहीं होता। ठीक, मेरे पास एक ही हाउस है विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, NAV नील। मेरे पास 2 हाउस हैं विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, दोनों के मिला के NAV नील। मेरे पास 3 हाउस हैं विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो लॉ कहता है मैक्सिमम 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जाएंगे, तीसरा हाउस डीम टू बी लेट आउट। दोबारा, मेरे पास एक ही हाउस है विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, NAV उसकी नील, डिडक्शन मिल जाएगी इंटरेस्ट की। मेरे पास 2 हाउसेज हैं, दोनों के दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड बेटा, दोनों की मिला के NAV नील, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। मेरे पास 3 हाउसेज हैं और तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। क्या बोलता है लो? कोई भी 2 हाउस आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जाएंगे, तीसरा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? डीम टू बी लेट आउट। वो कॉम्बिनेशन बना के देख लेना, आपकी इच्छा है कि कौन से 2 आप सेल्फ ऑक्यूपाइड चाहते हैं। तो मैंने क्वेश्चन कराए थे बेटा ऐसे, HP1 HP2 सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेना, HP3 क्या हो जाएगा? डीम टू बी लेट आउट। इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेना। फिर HP2 HP3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, HP1 डीम टू बी लेट आउट, इसमें कॉम्बिनेशन में इनकम निकाल लेना। फिर HP3 HP1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, HP2 डीम टू बी लेट आउट, इस कॉम्बिनेशन में इनकम या लॉस निकाल लेना। जहां असेसी को मैक्सिमम बेनिफिट होगा वो कॉम्बिनेशन उसके लिए बेनिफिशियल होगा। एम आई क्लियर? तो पहला वर्किंग नोट मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ, हाउ टू कंप्यूट GAV। कोई क्वेरी है पूछो, नहीं मैं आगे लेके चलूं। एनी इफ्स एंड बट्स? ठीक है जी। 4 केस बने थे GAV के। पहला, प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द होल ईयर, तेजी से रिवाइज करा देता हूं। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर इज द GAV। दूसरा, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वैकेंट। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का, एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का। अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है, एक्चुअल रेंट इज द GAV। एक्चुअल रेंट कम है, कम का कारण वैकेंसी है, तो भी एक्चुअल रेंट इज द GAV। और अगर कम का कारण अदर देन वैकेंसी है, एक्सपेक्टेड रेंट इज द GAV। फिर तीसरा केस बनाया था बेटा, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ओनर। आपका एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का, एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का, विच एवर इज हायर इज द GAV। और चौथा केस बनाया था बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ओनर थ्रू आउट द होल ईयर। 2 हाउसेज की NAV नील और उस पे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो मैक्सिमम 2 लाख, अदरवाइज 30,000। और
और ओवरऑल डिडक्शन मिला के 2 लाख से ज़्यादा की नहीं हो सकती। डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। और अपर कैप बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे लगती है। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, कितना मर्जी इंटरेस्ट हो, सारा का सारा इंटरेस्ट अलाउड होता है। मेकिंग सेंस? ऑनलाइन क्लियर है बेटा? ओके लिखो, नहीं मैं आगे लेके चलूं। चलो सेकंड पॉइंट किसके ऊपर है बेटा? म्युनिसिपल टैक्स। तो पहला पॉइंट तो ये डाल दिया इसके ऊपर, म्युनिसिपल टैक्स बोल दो, प्रॉपर्टी टैक्स बोल दो, सीवरेज टैक्स बोल दो। पॉइंट नंबर 1, पेड बेसिस पे डिडक्शन है, पेबल बेसिस पे डिडक्शन नहीं है। जितने भी आपने करंट ईयर में पे किए हैं उसकी डिडक्शन मिलेगी। ओनर ने जो पे किए हैं उसकी डिडक्शन है। अगर म्युनिसिपल टैक्सेस टेनेंट ने पे किए हैं, डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। करंट ईयर में आपने करंट ईयर के भी पे कर दिए, पिछले सालों के भी क्या कर दिया आपने, पे कर दिए, सारे अलाउड हो जाएंगे। पेड बेसिस पे डिडक्शन है, वेदर रिलेटेड टू करंट ईयर और रिलेटेड टू पास्ट ईयर। अगर म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आपने आउटसाइड इंडिया भी करे हैं, उसकी भी क्या मिल जाएगी बेटा, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आप रेजिडेंट हैं, ग्लोबल इनकम आपकी टैक्सेबल होती है, दुबई में आपकी प्रॉपर्टी है, दुबई की प्रॉपर्टी इंडिया में टैक्स होगी हाउस प्रॉपर्टी में, तो वहां का भी आप जीएवी निकालोगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस करोगे। तो चाहे इंडिया में म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हो, चाहे आउटसाइड इंडिया म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हो, डिडक्शन हमेशा अलाउड होगी। पेड बेसिस पे डिडक्शन है, पेबल बेसिस पे डिडक्शन नहीं है। ओनर पे करेगा तब डिडक्शन है, टेनेंट पे करेगा तो डिडक्शन नहीं है। करंट ईयर में चाहे करंट ईयर के पे करे हो, चाहे पास्ट ईयर के पे करे हो, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड की हमेशा डिडक्शन मिलेगी। और आउटसाइड इंडिया जो आपने पे करे हैं, आउटसाइड इंडिया के लॉ में अलाउड है या नहीं है हमें मतलब नहीं है, इंडिया के लॉ में क्या होंगे बेटा, ये अलाउड होंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया था, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आउटसाइड इंडिया नॉट अलाउड आउटसाइड इंडिया। तो बाहर का कानून क्या कहता है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है बेटा, इंडियन कानून से। तो ये छोटा सा वर्किंग नोट 2 है, कुछ है ही नहीं। म्युनिसिपल टैक्स लास्ट टाइम बोलो बेटा, म्युनिसिपल टैक्सेस बोल दो, प्रॉपर्टी टैक्स बोल दो, सीवरेज टैक्स बोल दो, ये सारे के सारे डिडक्शन मिलेगी। पेड बेसिस पे डिडक्शन है, पेबल बेसिस पे नहीं है। ओनर पे करेगा तो डिडक्शन है, टेनेंट पे करेगा तो डिडक्शन नहीं है। चाहे करंट ईयर के पे करो, चाहे पास्ट ईयर के करंट ईयर में पे करो, जितने भी पे हुए हैं वो सबकी डिडक्शन मिल जाएगी। चाहे इंडिया में पे करो, चाहे आउटसाइड इंडिया पे करो, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। दिस इज द क्रक्स ऑफ वर्किंग नोट 2। हमें क्लियर? इसमें कोई क्वेरी? भागम भागना हो जाए ना कि पता चले मैं ही रिवाइज कर रहा हूं, अपने आप ही बड़बड़ा रहा हूं, अपने आप ही खुश हो रहा हूं। चलो एनएवी पे वर्किंग नोट 3। एनएवी कुछ नहीं है, नाम से ही नजर आ रहा है। जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस कर दो तो क्या आता है, एनएवी। एक ही क्वेश्चन था, क्या एनएवी नेगेटिव हो सकती है? एक ही क्वेश्चन है, क्या एनएवी नेगेटिव हो सकती है? रिवाइज कर रहे हो नलायको, अब तो बता दो। यस, when municipal taxes paid exceeds the GAV, GAV 10 लाख, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 12 लाख, तो NAV क्या निकल के आएगी, नेगेटिव 2 लाख। क्वेश्चन फॉर्म में भी लिखवा रखा मैंने, कैन NAV बी नेगेटिव? यस, NAV कैन बी नेगेटिव ओनली इन वन सिचुएशन, व्हेन म्युनिसिपल टैक्सेस पेड एक्सीड्स द GAV। ठीक है जी, ये हो गया नेट एनुअल वैल्यू। पढ़ने लायक एक तो ये चीज है। दूसरा, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो 2 हाउसेस की एनएवी नील होती है। एनएवी में और कुछ पढ़ने लायक नहीं है, 3 चीजें पढ़ने लायक हैं। पहला, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इज नोन एज एनएवी। दूसरा, एनएवी नेगेटिव हो सकती है व्हेन म्युनिसिपल टैक्सेस पेड एक्सीड्स द जीएवी। और तीसरा बेटा, अगर हाउसेस आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखे हैं तो 2 हाउसेस की एनएवी क्या होती है, नील होती है। ये है वर्किंग नोट 3। इसमें कोई बेटा क्वेरी है, पूछें। ऑनलाइन बेटा ओके लिखो, क्लियर है तो
फिर मैं वर्किंग नोट 4 पे चलूँ, ये भी टाइम पास है जल्दी से। स्टैंडर्ड डिडक्शन पॉइंट नंबर 1 किसका है बेटा? 30%। सर क्यों मिल रही है स्टैंडर्ड डिडक्शन? भाई मकान की रिपेयर होनी है, इंश्योरेंस होना है, तो रिपेयर इंश्योरेंस एक्चुअल खर्चा अलाउड नहीं है, लॉ ने रैंडम बोल दिया 30% खर्चा क्या कर लो, क्लेम कर लो। 30% किसका क्लेम करना है? NAV, पॉजिटिव NAV। अगर NAV नेगेटिव होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का बेनिफिट नहीं मिलता। तो वर्किंग नोट 4 स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर है, कुछ याद करने लायक नहीं है, 2 पॉइंट याद रखने लायक हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% किसका? NAV का, पॉजिटिव NAV का। अगर NAV नेगेटिव होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का बेनिफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, इंटरेस्ट वर्किंग नोट 5, ये थोड़ा सा पढ़ने लायक है, GAV के बाद अगर कुछ है तो ये है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस। अगर हाउस के लिए आपने बेटा कोई लोन ले रखा है, लोन फ्रेंड से ले रखा हो, बैंक से ले रखा हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा हो, NBFC से ले रखा हो, अगर आपने बेटा हाउस के लिए लोन ले रखा है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा इट शैल ऑलवेज और ऑलवेज अलाउड एज डिडक्शन। पॉइंट फॉर्म में पिक करो, लोन किससे लिया हो? किसी से भी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, फ्रेंड, रिलेटिव, किसी से भी लिया हो। किसके लिए लिया हो? हाउस के लिए लिया हो। उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालो, वो इंटरेस्ट हमेशा अलाउड होगा। इंटरेस्ट चाहे पेड हो तो भी डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट चाहे पेबल हो तो भी डिडक्शन मिलेगी, NAV चाहे पॉजिटिव हो तो भी डिडक्शन मिलेगी, NAV चाहे नेगेटिव हो तो भी क्या मिलेगी साहब? डिडक्शन मिलेगी। नेगेटिव NAV में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं होती, पर नेगेटिव NAV में बेटा इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउड होती है। तो पॉइंट नंबर 1, लोन किसी से भी ले रखा हो, लोन की डिडक्शन नहीं है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट की डिडक्शन है। लोन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, फ्रेंड, रिलेटिव, कोई भी इंडिया, आउटसाइड इंडिया कहीं से भी लोन ले रखा हो, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। पेड हो तो भी डिडक्शन, पेबल हो तो भी डिडक्शन। इसके अलावा आपका बेटा NAV पॉजिटिव हो तो भी डिडक्शन, NAV नेगेटिव हो तो भी आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। सर इंडिया से बाहर अगर आपने लोन ले रखा है, अब आप सारा पढ़े बैठे हो बेटा, आउटसाइड इंडिया इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे, TDS काट लेना। सेक्शन 195 में इंडिया से बाहर जब भी पेमेंट जाती है TDS कट के क्या होती है? पेमेंट कटती है। PGBP में पढ़ाया था 40AI, अगर आउटसाइड इंडिया पेमेंट करते हैं TDS काट लो, नहीं 100% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। PGBP सेक्शन 40 सबसेक्शन क्लॉज AI, यहाँ पर सेक्शन क्या है बेटा आपकी? इंडिया से बाहर आपने अगर लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, TDS काट के इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट अलाउड होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। ठीक है जी। इंटरेस्ट को लॉ ने बेटा 2 कैटेगरी में बांटा, पहले करंट ईयर का इंटरेस्ट, फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। करंट ईयर में जितने टाइम के लिए आपने लोन यूज करा उसका इंटरेस्ट निकाल लेना। करंट ईयर में, करंट ईयर अपने के लिए 24-25 में जितने टाइम के लिए आपने लोन यूज करा उतने टाइम का क्या निकाल लेना? इंटरेस्ट। पूरे साल यूज करा, पूरे साल का इंटरेस्ट। लोन 9 महीने यूज हुआ, 9 महीने का इंटरेस्ट। 3 महीने यूज हुआ, 3 महीने का इंटरेस्ट। करंट ईयर में कोई भी लोन यूज नहीं करा, किसी टाइप का कोई इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। आगे चलते चलो, पहला करंट ईयर का इंटरेस्ट निकालना, दूसरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। दूसरा इंटरेस्ट जो निकलेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, यानी कि इंटरेस्ट को 2 कैटेगरी में बांटेंगे, पहले करंट ईयर का और दूसरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सर क्या होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? मैंने लोन ले लिया, प्रॉपर्टी की बेटा मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, कंस्ट्रक्शन में 2-3 साल लगते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट तो मेरी पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाएगी। जो इंटरेस्ट मैंने ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पे किया उसकी मैं पास्ट में डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाया हूँगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई GAV NAV ही नहीं थी। GAV NAV तब निकलती है जब हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, या तो किराए पे दे दोगे या खुद रहने लग जाओगे। तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड में मैंने इंटरेस्ट पे किया उसका क्या हो, क्या इंटरेस्ट लैप्स हो जाए, लॉसेस, वो भी अलाउड होगा पर 5 इंस्टॉलमेंट में। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट shall also allowed as deduction but in 5 annual equal installment। या हर साल कितना परसेंट बेटा? 20%। मेरा करंट ईयर का इंटरेस्ट है 1 लाख, मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है 2 लाख, तो करंट ईयर का तो 1 लाख पूरा अलाउड होगा,
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 2 लाख डिवाइड बाय 5 कितना अलाउड होगा बेटा? 40,000 अलाउड होगा। तो 1 लाख प्लस 40,000 टोटल कितना हो जाएगा? 1,40,000। तो करंट ईयर में 2 टाइप के इंटरेस्ट अलाउड होते हैं। पहला करंट ईयर का इंटरेस्ट, दूसरा 20% प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट। पहला करंट ईयर का और 20% प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में एक और चीज याद रखने लायक है, जिस दिन लोन लिया ये स्टार्ट वहां से होगा। ये खत्म कब होता है? जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे पहले वाली 31 मार्च। मैंने लोन लिया बेटा 1 अप्रैल 2019 को, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई आज 8 अगस्त 2024 को। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट हो जाएगा, खत्म 8 अगस्त को नहीं होगा, इससे पहले वाली 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। इसको बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसका इंटरेस्ट निकालो, इसकी 5 किस्तें बना दो और पहली इंस्टॉलमेंट किस साल से स्टार्ट होती है बेटा? जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। तो दोबारा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट शैल ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन। पॉइंट नंबर 2, इट शैल अलाउड इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। पॉइंट नंबर 3, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शैल स्टार्ट फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। पॉइंट नंबर 4, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा जिस दिन लोन लिया वहां से, खत्म होगा जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे पहले वाली 31 मार्च। ठीक है। करंट ईयर में 2 टाइप के इंटरेस्ट अलाउड होते हैं, करंट ईयर का इंटरेस्ट और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 20% इंटरेस्ट। यहाँ तक कंफर्टेबल? इंटरेस्ट के ऊपर अब बाकी इंपॉर्टेंट नोट याद रखना। अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट के ऊपर कोई अपर कैप नहीं है। डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट के ऊपर कोई अपर कैप नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट के ऊपर अपर कैप है कितने की? 2 लाख तक की। दोनों को मिला के मैक्सिमम कितने की बेटा? 2 लाख। गॉट इट? नेक्स्ट छोटे छोटे पॉइंट, इंटरेस्ट की डिडक्शन है आपका बेटा, लोन अरेंजमेंट चार्जेस दिए उसकी डिडक्शन नहीं है। बैंक से 50 लाख का लोन लिया, 1 लाख के खर्चे आ गए लोन अरेंज करने में, तो उस 1 लाख की क्या नहीं है, किसी टाइप की कोई डिडक्शन नहीं है। उसको बोलते हैं लोन अरेंजमेंट चार्जेस। ब्रोकरेज पे करी बेटा, उसकी किसी टाइप की कोई डिडक्शन नहीं है। इंटरेस्ट की डिडक्शन है, अगर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग गया, आंसर दो, इंटरेस्ट के ऊपर अगर इंटरेस्ट लग गया उसकी भी डिडक्शन नहीं है। इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ओरिजिनल लोन हाउसिंग लोन मैंने आईसीआईसीआई बैंक से लिया, दूसरा लोन बेटा मैंने एसबीआई से लेके आईसीआईसीआई का वापस कर दिया। फ्रेश लोन इज टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन, तो वो फ्रेश लोन हाउसिंग लोन ही माना जाएगा, अलाउड एज डिडक्शन। दोबारा, ओरिजिनल लोन मेरा आईसीआईसीआई से था 12% पे, एसबीआई ने मुझे ऑफर दे दिया मैं 11% पे दे दूंगा। मैंने एसबीआई से लोन लिया और आईसीआईसीआई का लोन क्या कर दिया, मैंने रीपे कर दिया, तो वो दूसरा लोन भी क्या माना जाएगा बेटा, हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट की मुझे क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। ये है वर्किंग नोट 5, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इन टोटलिटी। प्री कंस्ट्रक्शन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। प्री कंस्ट्रक्शन में स्मार्ट स्टडी मैंने आपको एक बताई थी, 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, 19-20। अगर प्री कंस्ट्रक्शन आपका 19-20 से पहले का हो, इग्नोर कर देना। अगर कंस्ट्रक्शन आपकी 1 अप्रैल 2019 से पहले कंप्लीट हो गई हो, प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट इग्नोर होगा। क्यों? 5 इंस्टॉलमेंट लैप्स हो चुकी होंगी। तो ये था बेटा वर्किंग नोट 5, थोड़ा टेक्निकल होता है। लास्ट टाइम मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर देना, पॉइंट फॉर्म में पिक करो। इंटरेस्ट की डिडक्शन है, लोन किससे लिया हो, थोड़ा जल्दी बेटा, किसी से भी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, रिलेटिव फ्रेंड, किसी से भी ले रखा हो, इंडिया से भी, आउटसाइड इंडिया से भी लोन ले रखा हो। लोन की डिडक्शन है या इंटरेस्ट की डिडक्शन है, जल्दी बेटा, मेक इट फास्ट। इंटरेस्ट की डिडक्शन है, पेड बेसिस पे है या पेबल बेसिस पे है, दोनों। इंटरेस्ट चाहे पेड हो चाहे पेबल हो, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। एनएवी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी हो, एनएवी चाहे पॉजिटिव हो, एनएवी चाहे नेगेटिव हो, इंटरेस्ट की डिडक्शन हमेशा मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट
नॉट अलाउड। लोन अरेंजमेंट चार्जेस, लोन लेने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ गए हाउसिंग लोन लेने के लिए, शैल नॉट अलाउड एज डिडक्शन। फ्रेश लोन इज टेकन टू रीपे द ओरिजिनल हाउसिंग लोन, फ्रेश लोन इज ट्रीटेड एज हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउड होगी। क्या आउटसाइड इंडिया से हाउसिंग लोन ले सकता हूँ? यस, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, बस टीडीएस काट के उसको क्या करना साहब, पेमेंट करना। क्या इंटरेस्ट के ऊपर कोई अपर कैप लगी हुई है? सेल्फ ऑक्यूपाइड कोई अपर कैप नहीं, डीम सॉरी लेट आउट कोई अपर कैप नहीं, डीम टू बी लेट आउट कोई अपर कैप नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड अपर कैप लगी हुई है बेटा 2 लाख या 30,000 एज द केस में बी। ठीक है जी, ये आपका इंटरेस्ट जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सॉल्व करो करंट ईयर का अलग निकाल लेना, पीसीपी का अलग, ये 100% अलाउड होता है, ये 20%। पीसीपी स्टार्ट कहाँ से होता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, जब लोन लिया स्टार्ट वहाँ से, खत्म कब होगा बेटा? जिस दिन आपका साहब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे पहले वाली 31 मार्च। क्लियर? और ये इंटरेस्ट अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता। मेकिंग सेंस? ऐसे बोल दो, इंटरेस्ट हमेशा अलाउड है, किसको छोड़ के? न्यू टैक्स रिजीम सेल्फ ऑक्यूपाइड को छोड़ के। मेरी तरफ से क्लियर हुआ बेटा? वर्किंग नोट 5, अब ये चिल्लड़ से बचे हुए हैं, चैप्टर अंतिम सांसें गिन रहे हैं। ऑनलाइन क्लियर है बेटा? ओके लिखो जल्दी से। अरे बेटा पानी तो पिलवा दो नालायक हो। इतने देख लो बेटा, मैं पानी पीता हूँ। अरे लेट आउट में अलाउड होता है बेटा, न्यू टैक्स रिजीम में। तू नोट्स बना जल्दी से। ओल्ड टैक्स रिजीम चाहे लेट आउट हो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, हमेशा अलाउड। वर्ड्स पे एम्फेसिस ले बेटा। ओल्ड टैक्स रिजीम चाहे लेट आउट हो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, इंटरेस्ट हमेशा अलाउड। न्यू टैक्स रिजीम लेट आउट है तो अलाउड होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो नॉट अलाउड। बढ़ू आगे, चलो। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, आखिरी में इसको भी ऐड करते थे ना बेटा, मैं फॉर्मेट रिवाइज करा रहा हूँ पूरा। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, अपने सामने नोट्स रखना, तेजी से मैं रिवाइज कराता हूँ। अगर पास्ट में कोई अनरियलाइज रेंट हुआ था जिसकी असेसी को डिडक्शन मिल गई थी, अगर पास्ट में कोई अनरियलाइज रेंट हुआ था जिसकी असेसी को डिडक्शन मिल गई थी, अगर करंट ईयर में वो रिकवर होगा तो वो असेसी की इनकम मानी जाएगी, टैक्सेबल होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। टैक्सेबल तभी होगी जब पास्ट में इसकी डिडक्शन मिली थी। एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर 20-21 में 1 लाख रुपए का अनरियलाइज रेंट हुआ था और मुझे उसकी डिडक्शन मिल गई थी। अब करंट ईयर 24-25 में ये 1 लाख रुपए मुझे रिकवर होते हैं, तो लॉसेज ये इनकम मानी जाएगी किस हेड की? हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम करी थी, तो रिकवरी भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। लो से पूछा गया क्या रिकवरी के टाइम 30% की डिडक्शन मिलेगी? यस, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। तो करंट ईयर में बताओ जी कितनी रिकवरी हुई है? 1 लाख। टैक्सेबल 1 लाख नहीं होगा मेरे एग्जाम्पल में, 1 लाख इंटू 70%, या ऐसे बोल दो 1 लाख माइनस 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, 70,000 क्या होगा? टैक्सेबल होगा। पॉइंट नंबर 2, रिकवरी शैल ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी वेदर और नॉट
प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल, 20-21 में मेरा अनरियलाइज रेंट हुआ था 1 लाख का, मुझे डिडक्शन मिल गई। 22-23 में मैंने वो प्रॉपर्टी ही बेच दी और 24-25 में मुझे क्या हो गया, अनरियलाइज रेंट रिकवर हो गया। तो रिकवरी टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी, वेदर और नॉट प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस। हाँ, 70% टैक्सेबल होगी, 30% की डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर 3, अगर पास्ट में अनरियलाइज रेंट प्रीडिसेसर को हुआ था, फादर को, जिसकी उन्होंने क्या कर ली थी, डिडक्शन क्लेम कर ली थी। अब प्रॉपर्टी किसके पास आ गई, इनहेरिटेंस में सन के पास आ गई और सन को रिकवरी होती है, तो सन के हैंड में भी वो रिकवरी क्या होगी बच्चे, टैक्सेबल होगी। यहाँ माइनर सा चेंज है बेड डेट में, बेड डेट पीजीबीपी में रिवाइज जब कराऊंगा उसमें याद आ रहा हो बेटा, वहां प्रीडिसेसर के बेड डेट अगर सक्सेसर को रिकवर होते हैं, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। पर अनरियलाइज रेंट में ऐसा नहीं है, अगर प्रीडिसेसर को अनरियलाइज रेंट हुआ था और सक्सेसर उस अनरियलाइज रेंट को रिकवर करता है, तो क्या हो जाएगा बेटा, सक्सेसर के हैंड में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा और 70% क्या होगा बच्चे, टैक्सेबल होगा, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद बेटा, पास्ट में अनरियलाइज रेंट हुआ था 1 लाख का, पर मुझे डिडक्शन नहीं मिली थी। 20-21 में अनरियलाइज रेंट हुआ था 1 लाख का, पर मुझे डिडक्शन नहीं मिली थी। अब अनरियलाइज रेंट मुझे क्या होता है, रिकवर होता है। आंसर, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। क्यों? Recovery is taxable only when it was allowed as deduction in the past. ठीक है जी, recovery always taxable under that house property whether or not property is in existence. Recovery आपकी बेटा taxable होगी after allowing a standard deduction of 30%. और लास्ट मैंने एक स्पेशल केस बनाया था, पास्ट में अनरियलाइज रेंट हुआ था 1 लाख का, 60,000 मुझे अलाउड हुआ, 40,000 मुझे डिसअलाउड हुआ और करंट ईयर में रिकवरी हो रही है केवल 10,000 की। दोबारा हुआ कितना था पास्ट में, 1 लाख, 60,000 की डिडक्शन मिली, 40,000 की डिडक्शन नहीं मिली। करंट ईयर में रिकवर कितना हुआ, केवल 10,000। ये 10,000 किस में से माना जाए, 60,000 में से माना जाए डिडक्शन अलाउड में से, 40,000 में से माना जाए डिडक्शन नॉट अलाउड में से, या 6:4 की रेशो क्या था, नॉट अलाउड। रिकवरी किस में से मानी जाती है, नॉट अलाउड में से मानी जाती है। इसी एग्जांपल को कैरी करता हूं, 10,000 रिकवर हुआ, 40 में से माना जाएगा नथिंग शैल बी टैक्सेबल। 25,000 रिकवर हुआ, 40 में से माना जाएगा नथिंग शैल बी टैक्सेबल। 50,000 रिकवर हुआ तो 50 में से पहले 40 तो बाहर कर दो, उसमें से माना जाएगा, रिमेनिंग बचा 10,000। 10,000 भी टैक्सेबल नहीं होगा, -30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो दे देना, 7,000 टैक्सेबल होगा। तो ये है वर्किंग नोट नंबर 6, पॉइंट फॉर्म में बोलो और खत्म करो, फिर मैं क्वेरी लेता हूं अगर कुछ है तो। पॉइंट नंबर 6 का पहला पॉइंट, रिकवरी शैल ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी वेदर और नॉट प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस। वेदर मे रिकवर बाय सेम असेसी और बाय सक्सेसर ऑफ असेसी। रिकवरी शैल ऑलवेज टैक्सेबल। रिकवरी इज टैक्सेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 70%। 30% की क्या मिल जाती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। और रिकवरी टैक्सेबल तभी होगी ओनली व्हेन इट वाज अलाउड एज डिडक्शन इन द पास्ट। अगर पास्ट में डिडक्शन मिली है तो करंट ईयर में रिकवरी टैक्सेबल होगी, अदरवाइज रिकवरी टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, और अगर पास्ट में कुछ अलाउड हुआ था, कुछ डिसअलाउड हुआ था और करंट ईयर में अब क्या होती है, रिकवरी होती है, तो रिकवरी पहले किस में से मानी जाएगी, डिडक्शन नॉट अलाउड में से मानी जाएगी। कंफर्टेबल, वाइंड अप हुआ मेरी तरफ से बेटा वर्किंग नोट 6। कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं। बैड डेट में और इसमें प्लीज कंफ्यूज मत कर लेना। बैड डेट में प्रीडिसेसर के बैड डेट सक्सेसर को रिकवर हुए हैं, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। अनरियलाइज रेंट प्रीडिसेसर का सक्सेसर को रिकवर हुआ है, टैक्सेबल होगा, 70% टैक्सेबल होगा, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। अरे बाप रे बाप बेटा, चाय बना दे कड़क बढ़िया सी, गला खुल, अभी बना दे, मैं ब्रेक दे दूंगा। वर्किंग नोट 6 में कोई दिक्कत, ऑनलाइन क्लियर है बेटा, ओके लिखो। थोड़ा स्पीड धीरे करता हूँ यार, गले में पेन हो जाती है।
वर्किंग नोट 7, रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट। अरियर ऑफ रेंट क्या होता है? दो टाइप के रेंट को अरियर ऑफ रेंट बोलते हैं। नंबर 1, या तो रेंट बैक डेट से इंक्रीज हो जाए, या डिस्प्यूटेड रेंट था, लैंडलॉर्ड और टीनेंट का झगड़ा चल रहा था कोर्ट में, लैंडलॉर्ड जीत गया, टीनेंट को वो रेंट पे करना पड़ गया, उस रेंट को बोला जाता है अरियर ऑफ रेंट। बिल्कुल सेम अरियर ऑफ सैलरी में सिखाया था। अरियर ऑफ सैलरी क्या होती है? रिवाइज कराओ, आप ज़्यादा बोलो नालायको। अरियर ऑफ सैलरी क्या होती है? दो, या तो सैलरी बैक डेट से इंक्रीज हो जाए, या डिस्प्यूटेड सैलरी थी वो एम्प्लॉय को मिल रही है, तो उसको बोलते हैं अरियर ऑफ सैलरी। ऐसे ही अरियर ऑफ रेंट, ये क्या होता है बेटा? रेंट बैक डेट से इंक्रीज कर दिया लैंडलॉर्ड ने, या डिस्प्यूटेड रेंट था, कोर्ट में केस चल रहा था, लैंडलॉर्ड जीत गया, अब वो रेंट क्या हो रहा है बेटा? उसको रिकवर होता है। इस रेंट को बोलते हैं अरियर ऑफ रेंट। बस दो ही पॉइंट याद रखने हैं। अरियर ऑफ रेंट ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, 70% इज टैक्सेबल, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। और अरियर चाहे प्रीडिसेसर को रिकवर हो, चाहे प्रीडिसेसर के बाद उसके सक्सेसर को रिकवर हो, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, 70% टैक्सेबल होगा, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये सारा सिखा दिया मैंने। स्टार्टिंग करा था चार्जिंग सेक्शन की तीनों कंडीशन, उसके बाद बेटा जीएवी, उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स पेड, उसके बाद एनएवी, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, उसके बाद रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट। अब क्या क्या कॉन्सेप्ट बच गए? एक तो को ओनर, सारा रिवाइज करो ना। एक तो बच गया को ओनर, और क्या बच गया? अनरियलाइज रेंट। रेंट डूब गया, ऊपर क्या पढ़ाया था? रिकवरी, ये है डूब गया। बस ये दो बचे हुए हैं, चैप्टर अपना वाइंड अप हो जाएगा बेटा। करवाओ दोनों रिवाइज। प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ऑनर हैं। इस हाउस प्रॉपर्टी के दो ऑनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी। ये 60%, ये 40%। या तो ये प्रॉपर्टी को लेट आउट करेंगे। प्रॉपर्टी के जब एक से ज़्यादा ऑनर होते हैं उसे बोला जाता है को ओन्ड प्रॉपर्टी या को ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 26 है, क्या बोलती है बेटा ये? या तो को ओनर प्रॉपर्टी को लेट आउट करेंगे या सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर लेट आउट करेंगे, एक बार हाइपोथिकेट एज्यूम कर लेना एक ही ओनर है। एज यूजुअल जीएवी, एज यूजुअल एनएवी, एज यूजुअल दोनों डिडक्शन माइनस करके इनकम। प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ओनर है, लेट आउट कर रखा है, तो एक बार मान लेना ये हाउस जो है बेटा जहाँ पर हम बैठे हैं, इसके हम दो ओनर हैं, हमने लेट आउट कर रखा है, तो मान लेना एक बार एक ही ओनर है। एज यूजुअल जीएवी, एज यूजुअल एनएवी, एज यूजुअल इनकम निकाल लेना। ये इनकम फिर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यही सिखाया था। तो अगर को ओनर ने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है, एज यूजुअल जीएवी, एज्यूम कर लेना एक ही ओनर है, एज यूजुअल जीएवी, एज यूजुअल एनएवी, एज यूजुअल इनकम, और बाद में इनकम उनके शेयर में बांट देना। और अगर प्रॉपर्टी इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, तो मैंने सिखाया था बेटा ईच को ओनर की एनएवी निल होती है, और हर किसी को अलग अलग इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, अलग अलग। हाँ, अपर कैप लग जाएगी 30,000 या 2 लाख, एज द केस में भी वो अलग अलग है। ठीक है, तो को ओनर जब प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर होते हैं उस केस को बोला जाता है को ओनर। या तो वो उसको लेट आउट करेंगे या वो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे। लेट आउट करेंगे तो एक बार हाइपोथिकेट मान लेना एक ही ओनर है, एज यूजुअल इनकम निकाल देना, जीएवी एनएवी इनकम, उसको बांट देना उनकी रेशो में। 50-50 है तो 50-50, 60-40 है तो 60-40। और अगर उन्होंने क्या कर रखा है बेटा? सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो हर को ओनर की एनएवी क्या होगी बच्चे? निल। इंटरेस्ट की रिडक्शन अलग अलग मिलेगी, 30,000 या 2 लाख, एज द केस में भी। ये कॉन्सेप्ट था बेटा आपका को ओनर। और लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर अनरियलाइज रेंट। वो रेंट जो लैंडलॉर्ड टीनेंट से रिकवर नहीं कर पाया उसको बोला जाता है बेटा अनरियलाइज रेंट। सीधे शब्दों में जो टीनेंट रेंट लेके भाग गया,
उस रेंट को क्या बोलेंगे? अनरियलाइज रेंट। पहले तो थियोरेटिकल पढ़ाया था। Unrealized rent is not chargeable to income tax subject to the satisfaction of following condition. दोबारा, unrealized rent is not chargeable to income tax subject to the satisfaction of following condition. Condition लिखवाई थी नंबर 1, tenancy must be bona fide, केस जेन्युइन होना चाहिए। नंबर 2, tenant should not occupy any other building of landlord. नंबर 3 बेटा, landlord has taken all reasonable step to recover the unrealized rent. And number 4, AO must be satisfied. ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हैं तो अनरियलाइज रेंट की आपको डिडक्शन मिलेगी। चारों कंडीशन दोबारा बोलो बेटा एक बार। नंबर 1, टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए। दूसरा, टेनेंट के पास लैंडलॉर्ड की कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, लैंडलॉर्ड ने सारी कोशिश कर चुका हो पर वो रेंट रिकवर नहीं कर पा रहा। चौथा बेटा आपका एओ सेटिस्फाइड होना चाहिए। चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है, अनरियलाइज रेंट इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। इंपॉर्टेंट था, इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करें। 2 अप्रोच पढ़ाई थी, एग्जाम में दोनों अप्रोच करके आनी है। तो पहला केस था प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द होल ईयर, लिखना मत, क्वेश्चन बहुत है, इसमें अनरियलाइज। दूसरा मैंने पढ़ाया था पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वैकेंट, उसमें अनरियलाइज। तीसरा मान लो भाई पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसमें अनरियलाइज। क्या कॉम्बिनेशन था बताना बेटा इस केस में? 2 अप्रोच थी, अप्रोच 1, अप्रोच 2। क्वेश्चन बनाता हूं, आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। म्युनिसिपल वैल्यू 10 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 15 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 18 लाख, एक्चुअल रेंट 1 लाख रुपए महीना, 2 मंथ अनरियलाइज। दो महीने का रेंट मेरा क्या है बेटा? अनरियलाइज्ड है। तो 2 अप्रोच बताई थी, रिवाइज कराओ थोड़ा जल्दी से। एक्सपेक्टेड रेंट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेक्टेड रेंट जल्दी बोलना कितना आएगा बेटा? 15 लाख। थैंक यू बेटा। एक्सपेक्टेड रेंट समझ में आ गया ना? 10 और 15 विच एवरेज आया 15, 15 और 18 विच एवरेज लेस 15। एक्सपेक्टेड रेंट सॉरी एक्चुअल रेंट, अप्रोच 1 क्या बोलती थी? रियलाइज्ड लो। रियलाइज्ड कितना है? 10 महीने का, रियलाइज्ड ओनली। और अप्रोच 2 क्या बोलती थी? हाइपोथेकेट एज्यूम कर लो सारा रियलाइज्ड है। ये बोलते थे एज यूजुअल क्या निकाल दो? GAV। तो इस केस में GAV विच एवर इज हायर 15 लाख। इस केस में जो GAV निकल के आएगी वो आंसर नहीं होगा, उसमें से माइनस कर लेंगे अनरियलाइज रेंट, उसमें से माइनस कर लेंगे अनरियलाइज रेंट। एक अप्रोच इनकम टैक्स लॉ में लिखी हुई है, दूसरी अप्रोच बेटा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की है। तो दोनों ही लॉ की दी हुई अप्रोच है, दोनों को एग्जाम में यूज करके आना। आंसर हो सकता है सेम भी आए, आंसर हो सकता है डिफरेंट भी आए। तो ये पहला केस है वेयर प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट, उसमें कुछ अनरियलाइज रह गया। अब दूसरा केस बनेगा पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वैकेंट, उसमें अनरियलाइज रह गया। चलना ऐसे ही है। दोनों अप्रोच एक बार रिवाइज कराना। अप्रोच 1 एक्चुअल रेंट में रियलाइज लो, अप्रोच 2 एक्चुअल रेंट हाइपोथेकेट एज्यूम कर लो सारा रियलाइज है, ठीक। GAV निकाल लेना एज यूजुअल, उसके बाद उसमें से माइनस कर देना अनरियलाइज रेंट को। एक और कर दो बस, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5 मिनट का पोज दूंगा बेटा फिर आपको मैं। चल जा भाई। एक आप कर रहे हो लेट आउट 9 महीने, वैकेंसी 3 महीने, म्युनिसिपल वैल्यू 10 लाख पर एनम, फेयर रेंटल वैल्यू 12 लाख पर एनम, स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं,
एक्चुअल रेंट 80,000 रुपये महीना, एक मंथ अनरियलाइज्ड। दोनों अप्रोच से सॉल्व कर दो, जीएवी निकालो। लेट आउट 9 महीने, वैकेंसी 3 महीने, म्यूनिसिपल वैल्यू 10 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 12 लाख। अप्रोच 1, अप्रोच 2। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट, ये तो हमेशा पूरे साल का। एक्चुअल रेंट अप्रोच 1 क्या बोलती है, रियलाइज लो। 9 महीने लेट आउट है, उसमें से भी 1 महीने का तो मिला ही नहीं, तो कितने का लूं? 8 महीने का। प्रॉपर्टी लेट आउट ही 9 महीने है ना, उसमें से 1 महीने तो मिला ही नहीं, तो रियलाइज्ड कितना है? 8 महीने का। और ये वाली अप्रोच क्या बोलती है, एज्यूम कर लो भाई सारा ही रियलाइज है, 12 मत ले लेना, लेट आउट ही 9 महीने है, एज्यूम कर लो सारा ही रियलाइज्ड है। चलो, एक्चुअल रेंट कम है, कम का कारण पता लगाओ। ये पूरे साल लेट आउट होता, ये पूरे साल लेट आउट होता तो भी तो ये कम ही बैठ रहा है, तो इसका मतलब कम का कारण वैकेंसी नहीं है, कम का कारण अदर देन वैकेंसी। अदर देन वैकेंसी होता है तो आंसर क्या होता है भाई, एक्सपेक्टेड रेंट। इधर 12 लाख, इधर 12 लाख, बट 1 महीने का अनरियलाइज। ठीक है, वाइंड अप हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 12:24 हो रहे हैं बेटा, 10 मिनट का ब्रेक। रेजिडेंशियल स्टेटस और बिजनेस कनेक्शन और वाइंड अप करता हूं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, तो 10 मिनट का ब्रेक लो।
चलो, हाउस प्रॉपर्टी हो गया बेटा अपना। अब ले लेता हूँ बिजनेस कनेक्शन, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर टैक्स इंसिडेंस करा दूंगा। बिजनेस कनेक्शन बुक में अलग से चैप्टर दे रखा है। चैप्टर कुछ नहीं है, सेक्शन 9 का पार्ट एंड पार्सल है। सेक्शन 9 है इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन 9 टोटल 9 पॉइंट्स हैं, उसमें पहला पॉइंट है बिजनेस कनेक्शन। सेक्शन 9 पूरी की पूरी नॉन रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है कि नॉन रेजिडेंट की फॉलोइंग इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज मान ली जाएंगी, अकॉर्डिंगली इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। उस सेक्शन 9 का पहला पॉइंट है बिजनेस कनेक्शन। तो बिजनेस कनेक्शन रिवाइज कराता हूं। अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन है, उस बिजनेस कनेक्शन के कारण नॉन रेजिडेंट को वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम होती है, सच इनकम शैल डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस कनेक्शन, नॉन रेजिडेंट की इंडिया में कोई ब्रांच है, कोई फैक्ट्री है, कोई आउटलेट है, कोई माइनिंग राइट है, तो ये माना जाएगा कि नॉन रेजिडेंट का इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है। उस बिजनेस कनेक्शन के कारण वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, सच इनकम शैल डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। इंपॉर्टेंट नोट, इनकम उतनी टैक्सेबल होगी जो उस बिजनेस कनेक्शन के कारण है। एक यूएस का नॉन रेजिडेंट है, उसका इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है, उसकी टोटल इनकम है 1000 करोड़, उस बिजनेस कनेक्शन के कारण इनकम है उसकी 100 करोड़। तो ये इनकम किसकी, 1000 करोड़ की बात नहीं कर रहा है, केवल 100 करोड़ की, जो उस बिजनेस कनेक्शन के कारण है। ओनली सो मच इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। However, 5 केसेस ऐसे हैं जहां नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। पहला, नॉन रेजिडेंट इंडिया में बेटा आपका साहब इंसिडेंटल और ऑक्सिलरी सर्विसेज रेंडर करता है और वो आरबीआई से क्या है साहब, अप्रूव्ड है। दोबारा, नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में कोई एजेंट अपॉइंट किया है, वो इंसिडेंटल या ऑक्सिलरी सर्विसेज रेंडर करता है और वो सर्विसेज आरबीआई से अप्रूव्ड है, तो ये माना जाएगा नॉन रेजिडेंट का इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं। टेस्ला यूएस की कंपनी नॉन रेजिडेंट है बेटा, इंडिया में आपको एजेंट अपॉइंट किया, आपका काम है खाली मार्केट सर्वे करो कि टेस्ला इंडिया में कामयाब भी है या नहीं है। आप और कुछ नहीं करोगे, आप बस मार्केट सर्वे करोगे कि कामयाब है या नहीं है। ये इंसिडेंटल और ऑक्सिलरी सर्विस है, अगर आरबीआई से अप्रूव्ड है तो ये माना जाएगा कि नॉन रेजिडेंट का इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। नंबर 2, अगर नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में कोई एजेंट अपॉइंट किया है जिसका काम है यहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करना और आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट कर देना, तो नॉन रेजिडेंट का इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। मैं एक यूएस की पार्टी, इंडिया में मैंने आपको अपना नॉन रेजिडेंट बना दिया, आपको काम दे दिया कि इंडिया से रॉ मटेरियल परचेज करो और मुझे आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट कर दो, तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहे हैं, लो एक्सपोर्ट को प्रमोट भी करना चाहता है, छोड़ दिया। नॉन रेजिडेंट का इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। तीसरा, एक फॉरेन न्यूज़ चैनल इंडिया में आता है, इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट करता है, व्यूज़ कलेक्ट करता है और ये परमानेंट ट्रांसमिट कर देता है अपनी होम कंट्री में। अल जजीरा आया, बीबीसी लंदन इंडिया में आया, न्यूज़ कलेक्ट करे, व्यूज़ कलेक्ट करे, ट्रांसमिट कर दी आउटसाइड इंडिया। इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। मीडिया को लिबर्टी है, हमारी मीडिया बाहर जाती है वो हमें छोड़ते हैं बेटा, हमने उनको छोड़ दिया। नंबर 4, अगर इंडिया में कोई फॉरेन डायरेक्टर आता है, इंडिया में बेटा सिनेमाटोग्राफी फिल्म की शूटिंग करता है, तो उसका इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। सब्जेक्ट टू डायरेक्टर अगर इंडिविजुअल फॉर्म में काम कर रहा है, वो नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन होना चाहिए। डायरेक्टर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में काम करता है, सारे पार्टनर नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन होने चाहिए। डायरेक्टर अगर कंपनी फॉर्म में है तो सारे शेयर होल्डर नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इंडियन लोकेशन पे जो भी मूवी की शूटिंग होगी बेटा, इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। और 5वां, एक फॉरेन कंपनी जिसका डायमंड माइनिंग का बिजनेस है, वो इंडिया में डायमंड अनअसॉर्टेड और अनकट डायमंड की एग्जीबिशन करती है नोटिफाइड एरिया में, उससे जो भी इनकम कमाएगी, नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, बिजनेस कनेक्शन ही नहीं माना जाएगा। 5वां पॉइंट केवल फॉरेन कंपनी पे लगता है, इंडिविजुअल एचईएफ पे नहीं लगता। फॉरेन कंपनी जिसका डायमंड माइनिंग का बिजनेस है, अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड की एग्जीबिशन इंडिया में करता है, नोटिफाइड एरिया में करता है, तो इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं। उल्टा याद करो बेटा,
5 केसेस में बिजनेस कनेक्शन नहीं माने जाएंगे। पार्टिसिपेट करो। नंबर 1, इंडिया में कोई एजेंट अपॉइंट किया जिसका काम है, लाइसेंस ऑफिस ओपन कर रखा है, एजेंट है जिसका काम है प्रिपरेटरी या ऑक्सिलरी नेचर की सर्विसेज रेंडर करना, आरबीआई से अप्रूव्ड है। दूसरा, फॉरेन न्यूज चैनल, कनेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज एंड ट्रांसमिट आउटसाइड इंडिया। तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट इन इंडिया हु प्रोक्योर रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। चौथा, शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म इन इंडिया, डायरेक्टर नॉन रेजिडेंट फॉरेन सिटीजन होने चाहिए। पांचवा बेटा, फॉरेन कंपनी एंगेज्ड इन डायमंड माइनिंग बिजनेस, इंडिया में एग्जीबिशन करती है अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड की, नोटिफाइड एरिया में नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। फिर इसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन थी। अगर नॉन रेजिडेंट इंडिया में 3 टाइप के एजेंट अपॉइंट करेगा तो माना जाएगा उसका इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है। 3 टाइप के एजेंट। नंबर 1, एजेंट हु कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, नाम दिया था कंक्लूडिंग एजेंट। तो अगर नॉन रेजिडेंट इंडिया में कोई एजेंट अपॉइंट करता है जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करता है, कॉन्ट्रैक्ट मे बी फॉर सेल परचेज ऑफ गुड्स, मे बी फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस, मे बी फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इंडिया में अगर एजेंट अपॉइंट किया है जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करेगा तो इंडिया से बेटा बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। उतनी इनकम टैक्सेबल होगी जो इस बिजनेस कनेक्शन के कारण होगी। दूसरा, स्टॉक एजेंट, अगर इंडिया में मैंने कोई ऐसा एजेंट अपॉइंट किया है जिसका काम है केवल मेरे लिए स्टॉक मेंटेन करना, मैं यूएस की कंपनी, मैं स्विट्जरलैंड की कंपनी, कैंसर की मैं क्या बनाता हूँ बेटा, मेडिसिन बनाता हूँ, इंडिया में मैंने आपको स्टॉकिस्ट अपॉइंट कर रखा है, आप कुछ नहीं है, केवल मेरे स्टॉकिस्ट हैं, तो ये माना जाएगा कि इंडिया से मेरा बिजनेस कनेक्शन है, उसके कारण जो इनकम होगी इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। और तीसरा एजेंट मैंने कौन सा अपॉइंट किया, ऑर्डर प्रोक्योरिंग एजेंट। आप इंडिया में मेरे एजेंट हैं, मैं फिनलैंड की कंपनी बेटा आईवीएफ में हूँ, इंडिया में मैंने आपको अपना एजेंट अपॉइंट बना दिया, आप मेरे गुड्स के लिए ऑर्डर क्या करें साहब, प्रोक्योर करें। मैं वर्ल्ड क्लास आईवीएफ की मशीनें बनाता हूँ, इंडिया में मैंने आपको अपना एजेंट बनाया है, आप मेरे लिए ऑर्डर लाओ, बाकी सब कुछ टर्म्स मैं फिक्स करूंगा, ऑर्डर मेरे पास प्लेस कर देना, सामने वाले से टर्म्स एंड कंडीशन मैं अपने आप फिक्स करूंगा, आपका काम केवल मेरे लिए ऑर्डर लाना है, तो भी ये माना जाएगा इंडिया में मेरा बिजनेस कनेक्शन। 3 एजेंट अगर अपॉइंट किए, दोबारा बोल दो। नंबर 1, छोटा छोटा कंक्लूडिंग एजेंट जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है। नंबर 2, स्टॉकिस्ट जो नॉन रेजिडेंट के लिए स्टॉक मेंटेन करता है। नंबर 3, ऑर्डर प्रोक्योरिंग एजेंट जो नॉन रेजिडेंट के लिए ऑर्डर प्रोक्योर करके लाता है। ऑर्डर प्रोक्योर में एक चीज एक्स्ट्रा थी बेटा, एक्स लिमिटेड, यूएस लिमिटेड, इसने इंडिया में एजेंट अपॉइंट किया एक्स लिमिटेड को, यूएसए लिमिटेड ने इंडिया में एजेंट अपॉइंट किया एक्स लिमिटेड को, तो ये एक्स यूएस के लिए जो ऑर्डर लाएगा वो तो बिजनेस कनेक्शन है, यूके के लिए भी अगर ऑर्डर लाएगा ये भी बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा, अगर या तो यूएस वाला यूके को कंट्रोल करता हो या यूके वाला यूएस को कंट्रोल करता हो या इन दोनों को कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल करता हो, तो बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। फिर नेक्स्ट इसके बाद फिर आया था बेटा, अगर नॉन रेजिडेंट की इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो माना जाएगा नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। दोबारा, नॉन रेजिडेंट की इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, माना जाएगा नॉन रेजिडेंट का इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है, अगर उसके कारण कोई इनकम होती है इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। 2 टेस्ट थे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के। पहला, सेल ऑफ गुड्स अगर 2 करोड़ से ज़्यादा की होती है, ओला, उबर, ये इस टाइप की सर्विसेज बेटा अगर ये 2 करोड़ से ज़्यादा की सर्विसेज रेंडर कर दें, ये माना जाएगा इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है। या एक्टिव यूज़र उनके 3 लाख या उससे ज़्यादा है, रेवेन्यू 2 करोड़ से ज़्यादा, यूज़र 3 लाख या उससे ज़्यादा, तो नॉन रेजिडेंट का माना जाएगा इंडिया में बिजनेस कनेक्शन, उसके कारण जो इनकम होगी इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। फिर इसके बाद मैंने एक और पढ़ाया था एक्सप्लेनेशन 3A, इंटर में नहीं है ये, काटना चाहो काट दो, रिवाइज करना चाहो 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं। अगर नॉन रेजिडेंट बेटा एडवर्टीजमेंट से कोई इनकम होती है विच टारगेट द इंडियन ऑडियंस, फेसबुक, गूगल, याहू सब नॉन रेजिडेंट है, इनको एडवर्टीजमेंट से इनकम होती है और एडवर्टीजमेंट में टारगेट ऑडियंस कौन है, इंडियन। एग्जाम्पल दिया था बेटा मैंने, यूनिलीवर यूके एक नई क्रीम लेके आती है, फेयरनेस क्रीम, इंडिया में लॉन्च करना चाहती है, गोरा बनाने की क्रीम। अब बेटा ऐड करवाई किसने, यूनिलीवर यूके ने, चल किस में रही
रही है, फेसबुक यूएस में, सर्विस देने वाला बाहर, लेने वाला बाहर, पर टारगेट ऑडियंस कहाँ है? इंडिया। इनकम शैल डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। नंबर 2, अगर डाटा आपका बेटा सेल होता है, इंडियन पार्टी का डाटा सेल होता है, बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। और नंबर 3, उस डाटा के बेसिस पे अगर गुड्स और सर्विसेज की सेल परचेज होती है तो भी बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। तो इसको छोड़ना चाहो, लास्ट वाले को छोड़ सकते हो, इंटर लेवल में नहीं है। तो ये हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना बिजनेस कनेक्शन। चैप्टर मेरा बनाया हुआ था, वैसे सेक्शन 9 का केवल ये फर्स्ट पॉइंट है। सेक्शन 9 पॉइंट नंबर 2, अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बेटा कोई असेट है, प्रॉपर्टी है, सोर्स ऑफ इनकम है, अगर असेट, प्रॉपर्टी, सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में सिचुएटेड है, उसके कारण वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम होती रहे, सच इनकम शैल डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बेटा एक बंगलो है, वो बंगलो उसने किराए पे दे दिया, किराए पे देने वाला नॉन रेजिडेंट, मान लो किराए पे लेने वाला नॉन रेजिडेंट, मान लो किराया भी आउटसाइड इंडिया है, पर वो प्रॉपर्टी कहाँ पर है? इन इंडिया। तो इनकम शैल डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ये सेकंड पॉइंट था बेटा। अगर नॉन रेजिडेंट की इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, कोई सोर्स ऑफ इनकम है, उसके कारण वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, सच इनकम शैल डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। पॉइंट नंबर 3, इस एसेट से इनकम है तो पॉइंट नंबर 2, एसेट को ही बेच दिया तो पॉइंट नंबर 3, इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी है, उससे रेंटल इनकम है, पॉइंट नंबर 2, हाउस प्रॉपर्टी ही बेच दी, उससे कैपिटल गेन हुआ, पॉइंट नंबर 3, डिबेंचर से बेटा इंटरेस्ट इनकम है, पॉइंट नंबर 2, डिबेंचर ही बेच दिया, कैपिटल गेन हुआ, पॉइंट नंबर 3। दोनों में कॉमन क्या है? अगर एसेट, प्रॉपर्टी, सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है, चाहे उससे इनकम हो, चाहे उसको बेचने से इनकम हो, इट शैल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। सेकंड और थर्ड डिफरेंस समझ में आ गया ना बेटा? सेकंड में असेट से इनकम है, थर्ड में असेट को बेचने से इनकम है। पॉइंट नंबर 4, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी वर्ल्ड के किसी भी कोने में मिले, इट शैल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। पॉइंट नंबर 5, सैलरी इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया इफ सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया। अगर सर्विसेज आपने इंडिया में परफॉर्म करी हैं, सैलरी वर्ल्ड के किसी भी कोने में मिले, इट शैल डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। पॉइंट नंबर 6 बेटा आपका साहब, एम्बेसीज रिलैक्सेशन थी, एक एक्सेप्शन थी। इंडियन एम्बेसी में जो आउटसाइड इंडिया बेटा इंडियन सिटीजन काम करते हैं, वो सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, उनको सैलरी कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उनकी सैलरी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? इन इंडिया टैक्सेबल होगी। और इंपॉर्टेंट नोट, उनके सारे अलाउंसेस और सारी परक्विजिट क्या होती हैं? एग्जाम्ड होती है। 6 पॉइंट हुए बेटा। पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट। गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंट ने, इंटरेस्ट के 3 पॉइंट थे। ए, नॉन रेजिडेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया, उसके बदले नॉन रेजिडेंट को क्या होती है बेटा? इंटरेस्ट इनकम। लोन कहीं मर्जी यूज हो, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, सच इंटरेस्ट इनकम शैल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। केस 2, नॉन रेजिडेंट ने किसी रेजिडेंट को क्या दिया बेटा? लोन दिया। तो चेक करो रेजिडेंट इस लोन को कहाँ यूज करता है? इंडिया में यूज करता है या आउटसाइड इंडिया यूज करता है? इंडिया में यूज करता है किसी भी पर्पस के लिए, चाहे बिजनेस, प्रोफेशन, चाहे एनी अदर पर्पस। सेक्शन 9 लगेगी, इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। आउटसाइड इंडिया यूज करता है बेटा, नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। और तीसरा, नॉन रेजिडेंट ने अगर लोन दिया दूसरे किसी नॉन रेजिडेंट को, अगर वो दूसरा नॉन रेजिडेंट जिसने लोन लिया है उस लोन को इंडिया में यूज करेगा पीजीबीपी में, बिजनेस और प्रोफेशन में, तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। बोलो जरा, तीनों बोलो एक बार। केस 1, नॉन रेजिडेंट को किससे इंटरेस्ट इनकम हो रही है? गवर्नमेंट से, शैल ऑलवेज टैक्सेबल। केस 2, नॉन रेजिडेंट को किससे इंटरेस्ट इनकम हो रही है? रेजिडेंट से। तो चेक करो वो पैसा कहाँ यूज कर रहा है, इंडिया या आउटसाइड इंडिया? इंडिया में यूज कर रहा है, चाहे पीजीबीपी में चाहे अदरवाइज, ऑलवेज टैक्सेबल। आउटसाइड इंडिया है तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। केस 3, नॉन रेजिडेंट को किससे इंटरेस्ट मिल रहा है? दूसरे किसी नॉन रेजिडेंट से। कब टैक्सेबल होगा? जब रिसिपिएंट नॉन रेजिडेंट ने पैसा इंडिया में यूज करा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन।
पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 8 है रॉयल्टी, पॉइंट नंबर 9 है फी फॉर टेक्निकल सर्विस, लैंग्वेज सेम है, इकट्ठा कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 8, नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी इनकम हो रही है या फी फॉर टेक्निकल सर्विस होती है किससे? गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी मिली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नॉन रेजिडेंट को फी फॉर टेक्निकल सर्विस मिली, इट शैल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। पॉइंट नंबर 2, नॉन रेजिडेंट को किसी रेजिडेंट से या तो रॉयल्टी इनकम मिली या फी फॉर टेक्निकल सर्विस मिली। तो चेक करो उस रेजिडेंट ने इस आईपीआर को यूज कहाँ करा था? इंडिया में यूज करा था या आउटसाइड इंडिया यूज करा था? अगर इंडिया के लिए यूज करा था तो टैक्सेबल इन इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया के लिए यूज करा था तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। और तीसरा, एक नॉन रेजिडेंट को दूसरे नॉन रेजिडेंट से रॉयल्टी मिलती है या फी फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है, लैंग्वेज सेम थी बेटा। अगर आपका इंडिया में यूज हुआ था तो टैक्सेबल इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया यूज हुआ था नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक, फिर इनकम डीम टू एक्रू और अराइज का एक पॉइंट मैंने गिफ्ट वाले चैप्टर में कराया था, यहां भी रिवाइज करा देता हूं, गिफ्ट वाले में भी रिवाइज करा दूंगा। किसी को याद आ रहा हो गिफ्ट वाले में क्या कराया था? गिफ्ट देने वाले को डोनर बोलते थे, जिसको गिफ्ट मिलती है उसको डोनी बोलते हैं। तो डोनर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, डोनी आउटसाइड इंडिया या तो फॉरेन कंपनी है या नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। अमेंडमेंट आई थी ना ये। गिफ्ट देने वाला इंडिया का पर्सन होना चाहिए रेजिडेंट, गिफ्ट लेने वाला बेटा आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, या तो फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। किस चीज की गिफ्ट थी? केवल मनी, गिफ्ट ऑफ मनी। 50,000 तक है नथिंग शैल बी टैक्सेबल, 50,000 से ऊपर है टैक्सेबल इन इंडिया, ये माना जाएगा। इट इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। पढ़ाया था मैंने गिफ्ट चैप्टर में, पर वो सेक्शन 9 का पार्ट एंड पार्सल है, यहां पर भी रिवाइज करा दिया। क्या बोलता था बेटा? गिफ्ट देने वाला इंडिया का होना चाहिए, गिफ्ट जिसको मिल रही है या तो वो फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। गिफ्ट केवल किस चीज की? मनी फॉर्म की। 50,000 तक है नथिंग शैल बी टैक्सेबल, 50,000 से ऊपर है टैक्सेबल इन इंडिया, माना जाएगा। डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो ये वाइंड अप हुआ बिजनेस कनेक्शन, उसके साथ साथ वाइंड अप करा दी बेटा मैंने सेक्शन 9। अब बचा हुआ है टैक्स इंसिडेंट्स। मैं कह रहा हूं 2 ही मिनट लगेगी, क्रक्स फॉर्म में बताता हूं। R and OR, R and NOR, NR, सीधा क्रक्स बता रहा हूं मैं। A B C D E F कुछ नहीं लिख रहा। क्लास में तो मैंने सिखाया था A is equal to received in India, B is equal to deemed to be received, वो ड्रामा करा था ना। यहां पर सीधा आओ, ये है तो ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। वर्ल्ड के किसी कोने में कमाई हो, वर्ल्ड के किसी कोने में मिले, इंडिया में मरेगा, इंडिया में इसके ऊपर टैक्स लगेगा। ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। इसकी केवल 2 इनकम नॉन रेजिडेंट की, इधर रिसीव्ड इन इंडिया और एक्रू और अराइज इन इंडिया। रिसीव में डीम टू बी रिसीव भी आ जाता है, एक्रू और अराइज में डीम टू भी आ जाता है। अर्न का मतलब एक्रू और अराइज। सीधा करेक्ट याद करो यार, आर एंड ओआर कुछ मत देखना, ए बी सी डी ई एफ, सीधा धक्का मारो, फुली टैक्सेबल है। ठीक है ना, कोई भी इनकम आ जाए इट शैल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्सेबल हो। एग्रीकल्चरल इनकम वो भी टैक्सेबल, सब्जेक्ट टू इनकम ही टैक्सेबल हो। एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जम्प्ट होती है ना। ठीक है जी, तो इसका आ जाए तो ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल, इसका आ जाए तो या तो इंडिया में कमाई हो या इंडिया में मिली हो। जब भी मैं बोला कमाई, इसका मतलब एक्रोराइज, डीम टू एक्रोराइज। मिली का मतलब रिसीव और डीम टू बी रिसीव। बोलो जल्दी से, इसका बोलना। हर वो इनकम जो इंडिया में, सॉरी हर वो इनकम बोल रहा हूँ, ग्लोबल इनकम, वर्ल्ड के किसी कोने में कमाए किसी कोने में मिले, इंडिया में टैक्स लगेगा। इसकी केवल 2 इनकम, या इंडिया में कमाई या इंडिया में मिली। इसकी 3 इनकम है। नंबर 1 इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, नंबर 2 इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, तीसरा बस याद कर लेना
इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। समझ में आया? इनकम एक्रू और अराइज वो लिख रहा हूं मैं, आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बस ये करेक्ट फॉर्म में याद रखो, पर्पस सोल्व हो जाएगा। डिटेल में प्रैक्टिस तो मैंने कराई थी। अगर एग्जाम में आर एंड ओ आर आएगा, सबसे सिंपल है, हर इनकम इसकी क्या होती है, ग्लोबल इनकम शैल बी टैक्सेबल। नॉन रेजिडेंट और ज्यादा सिंपल है, इसकी तो 2 इनकम टैक्सेबल है, ईदर अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। इसकी 3 इनकम टैक्सेबल है, ईदर रिसीव्ड इन इंडिया और अर्न इन इंडिया, और तीसरा क्या था, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ठीक, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अगर पास्ट ईयर की कोई इनकम है जिसपे टैक्स नहीं लगा था, उस इनकम का करंट ईयर में क्या होगा। प्रीवियस ईयर 22-23 की इनकम है 5 लाख की, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा था, यूएस की इनकम थी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था भाई? हो सकता है मैं नॉन रेजिडेंट हूं, इसलिए वो इनकम बच गई थी टैक्स होने से। वो इनकम अब करंट ईयर में क्या हो रही है बेटा, आपकी इंडिया में आ रही है, तो क्या होगा इस इनकम का? अरे, past year untaxed income repatriated into India in current year. Answer is कुछ नहीं होगा। 24-25 में इसका कुछ नहीं होगा, वो जिस साल की इनकम है उस साल के लॉ के हिसाब से एडजस्ट होती है। तो पास्ट ईयर अनटैक्स्ड इनकम repatriated into इंडिया इन करंट ईयर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जिस साल की इनकम है 22-23 की, उस साल के लॉ के हिसाब से एडजस्ट होती है। आगे के सालों में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। ठीक, वाइंड अप हो गया बेटा अपना बेसिक रेजिडेंशियल स्टेटस, बिजनेस कनेक्शन एंड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बेटा।